डेफिनेट इंटीग्रेशन में इतनी शानदार और इतनी अमेजिंग, मतलब इतनी स्पेक्टेकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें आप अप्लाई करके बहुत अजीबोगरीब से लगने वाले क्वेश्चन को भी बहुत इजी बना सकते हो। ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके सिलसिले अब हम शुरू करेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग अलग तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ताकि आप मजबूती से हर एक प्रॉपर्टी को समझ पाएँ और अच्छे से हर एक कंसेप्ट में कहाँ कैसे किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है सीख पाएँ। ये तैयारी हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स एक प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। चेंजिंग डमी वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है वो समझना। बहुत बेहतरीन सी प्रॉपर्टी है और आपको लगेगा कि हाँ मतलब कितनी सिंपल सी बात है, पर ये कैसे मैजिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा। सुनिएगा ध्यान से। इसका ये सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेशन FY/dy दिया है तो आप खुशी खुशी इसे FT/dt, FX/dx कुछ भी लिखो, FK/dk, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी के भी रिस्पेक्ट में वो फंक्शन मांग के डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, अल्टीमेटली रिप्लेस तो वैल्यू वो लिमिट वाली होनी है ना, a और b। तो आप चाहें FY/dy निकालें, वैसा ही FT/dt आएगा, वैसा ही FX/dx आएगा, बस ये x की टर्म्स में होगा, ये t की टर्म्स में होगा, ये y की टर्म्स में होगा। कुछ भी हो, चाहे y की टर्म, चाहे t की टर्म्स या चाहे x की टर्म्स, उन्हें रिप्लेस तो अल्टीमेटली b और a से होना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये डमी वेरिएबल को रिप्लेस करने वाला कंसेप्ट समझ पा रहे हो क्या? ये कैसे मैजिकली आपको क्वेश्चंस को हेल्प करने में सॉल्व करेगा, इस पर बात करेंगे। पर जो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी लग रही है वो कैसे हेल्प करेगी, उस पॉइंट पर जरा बात कर लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ओवर एनी पर्टिकुलर इंटरवल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, है ना, एंड द इंटरवल। वो उस वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं करती है कि किसके रिस्पेक्ट में, कौन से वेरिएबल में आप उस फंक्शन को ले रहे हो और उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेशन करने वाले फंक्शन को क्या कहा आपने, उस फंक्शन की डेफिनेशन जो थी वो, और वो जो लिमिट्स हैं वो डिसाइड करती हैं उसके आंसर को, उसके एवैल्यूएशन को। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? इस पॉइंट को अच्छे से एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं और देखते हैं कि क्यों ये बड़ी आसान सी सिंपल सी ऐसी बात है जिसे हम ऐसा लिख पा रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप यहीं से कहानी शुरू करता हूँ। एक बात बताओ, अगर ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास लिखा गया है, सुनिएगा ध्यान से, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक समझदार स्टूडेंट को तो देखकर ही लग जाएगा कि ये क्या बात है सर, ये तो ऐसा होता ही है। पर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सुनिएगा ध्यान से। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये लिखा हुआ है b-a, है ना, टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 किसका, f ऑफ b-a टाइम्स x, है ना। पूरा नहीं लिखते हैं, वो जो लिखा है वो लिखा रहने दो, है ना। क्यों बार बार हम जीवन में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अपना जीवन आसान बनाएं। और अब हम इस मेथड की तरफ बढ़ेंगे कि मैं चाहूँगा कि आप एक IIT JEE का एस्पिरेंट कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, स्टेप्स कैसे अवॉइड करता है, और क्या आप ज़रूरी चीज़ें बस वही लिखता है वैसे ही करें। हम बोर्ड की तरह एक एक स्टेप ना लिखें, बिल्कुल सजाना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ से सोचा जाए तो मैं कहता हूँ इस पार्ट को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, b-a टाइम्स x प्लस a। मैं मान लो इसे कह लेता हूँ k। ऐसा कर सकते हैं क्या सर? करो तो मैं जब इसे कहता हूँ k, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहले तो ये बताओ कि जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का कोफिशिएंट कौन है, b-a, तो b-a dx विल बी dk। सुन रहे हो क्या आप लोग? सुनो ध्यान से। सो b-dx को तो मैंने किससे रिप्लेस किया भाई, अपने रिप्लेस किया dk से। अच्छा, अंदर f ऑफ b-a टाइम्स x प्लस a को आप क्या लिख दोगे, आप उसे लिख दोगे f ऑफ k। बहुत बढ़िया। अब एक मिनट सर, एक छोटी सी चीज़ और, जब आपकी लोअर लिमिट 0 है तो ज़रा x की जगह 0 रखो। जब आप x की जगह 0 रखते हो तो k की वैल्यू कितनी आती है, a। सिमिलरली जब आपकी लोअर लिमिट 1 है, यानी अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो b-a प्लस a, सो a से a कैंसिल, तो उस केस में k की वैल्यू क्या आ जाती है, b। यानी ये अगर 0 से 1 था जब x था, तो k के होने पर ये क्या हो जाएगा, a से b। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, a से b। अगर मैं लिख पा रहा हूँ a से b FK/dk, तो वो आई होप आपको रियलाइज़ हो रहा है, वो a से b FX/dx के इक्वल है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए k को x मान लो, तो d के dx हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा fx, यहाँ हो जाएगा dx, और ये वही बात है। बहुत मुश्किल था क्या ये? पर आपको बात समझ आई कि ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है और आप इसे कैसे सोचते हैं। चलो यहाँ से अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ कि आप लिमिट्स कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं। ज़रा सोच के देखो, अगर मुझे पता है,
अगर मुझे पता है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, बताओ साइन एक्स के बजाय एक छोटा फंक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस समझ लो। जैसे आपने लिया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पर लिमिट है आपकी क्या, लेट्स से -2 से 3 तक, है ना। आप इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। सर एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x³/3, और इसमें जो आपकी लिमिट्स हैं वो क्या चल रही हैं सर, -2 से 3। इस एग्जाम्पल से बस समझ थोड़ा बेहतर आ जाएगा आपको, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। आप क्या करते हो सर, आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पास करते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3/3, है ना, माइनस क्या, -2/3। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं यहीं पर आपको चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बड़े ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ पर वो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, अगर ये नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन कॉमन लेते ही ये बन जाएगा -2, है ना, ये बन चुका होगा -2/3 माइनस क्या, 3/3। आपको बात समझ आ रही है। और ये किस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन है सर, ये आपके x² dx का ही इंटीग्रेशन है, जब लिमिट आपकी 3 से -2 होती। आप देखो ना उस केस में आ रहा होता, तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं फाइनली चाहूँ तो कैसा, ज़रा गौर से देखिएगा, नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अब आपका ये आ जाएगा 3 से -2, वही एक्सप्रेशन कौन, x² dx। क्योंकि आप देखो जब x² को इंटीग्रेट करोगे तो x³/3, तो फिर वही बात आपका -2/3 -3/3, लेकिन ऑफ कोर्स आगे क्या है, नेगेटिव साइन। तो आपको ये समझ आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल क्यों है। और एक छोटा सा फर्क है बस, क्या कि अगर आप आपकी लिमिट्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करना चाहें तो खुशी खुशी करिए, बस एक छोटे से चेंज के साथ, कि अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ आपका एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। कोई बड़ी बात तो नहीं है। मतलब इस प्रॉपर्टी को अगर कंक्लूड करना है तो कभी भी मुझे ऐसा दिखे क्या, a/b f(x) dx, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ b/a f(x) dx। क्या है प्रॉपर्टी याद रहेगी। अगर ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो क्या हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को मैं एक्चुअली पहले आपको ग्राफ से प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख जाएगा, फिर हम उसे मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। पहली बात तो ये गलतफहमी है कि C जो है वो A और B के हो, ऐसा बीच में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं दोनों केस बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका A है, ये आपका B है, और यहाँ कहीं आपका क्या है, C। सुनते जाइएगा प्लीज़ ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझसे कभी भी कोई कहता है ये आपका फंक्शन है ना, ये आपका f(x) एक फंक्शन है, अब आप खुद बताओ, अगर आपका फंक्शन f(x) को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ a से b तक, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर आप खुशी खुशी इस फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करिए, आप खुशी खुशी इस फंक्शन को a से b तक इंटीग्रेट करिए। पर अगर आप a से b तक डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो तो एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि आप पहले a से c तक कर लो और फिर c से b तक कर लो और उनका सम कर दो। ऐसा क्यों, वो सुनना। स्वाभाविक सी बात है, मतलब ग्राफिकली ये बात बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो कि जब आप a से c तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, और जब c से b तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा। ज़रा मुझे बताओ सर, जब आपने a से c तक इंटीग्रेट किया, तो a से c तक इंटीग्रेट किया तो ये वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। जब आप c से b तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो शैलाई से ये वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। तो फाइनली हम ये बात जानते हैं कि ये वैल्यू a से b तक किए गए इंटीग्रेशन के इक्वल ही तो थी। ये प्रूफ बहुत अच्छा है, पर स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं कि वो इस बात को इस तरीके से मान लेते हैं कि C हमेशा A और B के बीच में होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ C A के पहले आ जाए या B के बाद में आ जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको प्रूव करने की ये कोशिश करता हूँ। C कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ज़रा गौर से सुनिएगा और अच्छे से सुनना। ये A है, ये B है और ये C है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ और प्लीज़ अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। एक बात बताओ, अगर मैं a से b f(x) dx लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ a से b f(x) dx, तो मैंने क्या किया वो सुनना। मैंने इसे मान लो ऐसे लिख दिया, a से b f(x) dx को मैंने लिखा a से c f(x) dx प्लस, गौर से सुनिएगा प्लीज़, c से b f(x) dx। आप सुन रहे हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। आप हमेशा ये लिख सकते हो a से b f(x) dx को a से किसी एक वैल्यू तक f(x) dx प्लस उस वैल्यू से फिर उस वैल्यू तक f(x) dx। मतलब a और b के बीच में कुछ भी ला सकते हो और वो c ज़रूरी नहीं है a और b के बीच में हो, तब भी ये प्रॉपर्टी सही रहेगी। ऐसा कैसे सर? सुनना ध्यान से। पहले मुझे ये बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर
जो ये c से b लिखा हुआ है, इसे b से c लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो, पर जब ऐसा करोगे तो आपका पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब समझते हो? सर a से c का मतलब क्या है कि सर आप a से c तक इंटीग्रेट करो। b से c तक का मतलब क्या है कि सर b से c तक इंटीग्रेट करो। और जो a से c तक का एरिया है उसमें b से c तक का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करूं, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सर? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको a से b तक के रीजन का एरिया मिल जाएगा। और क्या मुझे a से b तक के ही रीजन का एरिया चाहिए था? अपनी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब इस बात के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि c आपका a और b के बीच में ही हो, c कहीं भी हो, वो अपने अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेगा। आप हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि कभी भी कोई a से b तक इंटीग्रेट करने को कहे तो आप उसे a से c fx dx और c से b fx dx लिख सकते हो, जहाँ पे c का बस एक रियल नंबर होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात बहुत अच्छे से याद रहेगी? उस बात को उसने ऐसे भी लिखा है कि अगर fx का इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ x है तो a से c को आप क्या लिखोगे? f ऑफ c माइनस f ऑफ a, और b c से b को क्या लिखोगे? f ऑफ b माइनस f ऑफ c। सो अल्टीमेटली ये f ऑफ c और f ऑफ c हट जाने, तो आपके पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a ही बचेगा, जो आपका a से b f ऑफ x dx के इक्वल होगा। ये लाइन समझ आई क्या? मैथमेटिकल प्रूफ भी आई होप मुश्किल नहीं है, और ग्राफिकली भी चीज़ें ऐसी क्यों हो रही है समझ आ रहा है ना? उसी तरीके से दोनों केस उसने भी समझाने की कोशिश की है कि अगर c a और b के बीच में हो तो क्या, और ऑफ कोर्स अगर c a और b से बड़ा हो तो क्या। आई होप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन अगर हम उठाएं और इस क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझने की कोशिश करें तो ज़रा ट्राई करते हैं। मैं सारी बातें छोड़ आपसे बस ये जानना चाह रहा हूँ, कोई मुझसे कह रहा है मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 से 2 के बीच में क्या होगा, ज़रा ये बताओ। कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है सर मैं ना इसको अगर थोड़ा तोड़ कर लिख दूँ ना तो मेरे लिए जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि मॉड को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। अच्छी बात है, पर अगर मुझे पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक कौन कैसे बिहेव कर रहा है तो वो मॉड में हटा सकता हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा ठीक से सोचने की कोशिश की। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स फंक्शन को थोड़ा समझा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स में से अगर एक्स कॉमन लिया तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसा किया तो ये बन जाता है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब अगर मैं वेवी कर्व मेथड को पिक्चर में लेकर आया, अगर मैं वेवी कर्व मेथड को पिक्चर में लेकर आया तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं सर। कौन कौन से? -1, 0 और +1। मेरी बातें प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहीं पर अपना सारा रुख और मोड़ बदलेगा। बताओ 1 से बड़ा कुछ रखा, मान लो 10, वैसे पॉजिटिव होना है पर फिर भी मान लो 10, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जोन रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप सुकून से निकालिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही आएंगे। मुझे एक्स क्यूब माइनस एक्स का नेचर पता चल गया है जनाब। एक्स क्यूब माइनस एक्स का नेचर पता चलते ही मैंने इस क्वेश्चन को लिखना शुरू किया। पहले तो मैंने इसे लिखा -1 से 2 तक था ना, तो पहले मैंने इसे लिखा -1 से 0। कौन? आपका मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। सुन रहे हो? कहाँ तक जाना है? 2 तक। अगर 2 तक जाना है तो पहले मैं गया 0 से 1 तक। 0 से 1 तक भी क्या लिखा? मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। फिर मैं 1 से 2 तक गया। ये कैसे ब्रेक कर पाया? आई होप हमारे पास ये स्प्लिट करने वाली फॉर्मूला या प्रॉपर्टी है पता है, जिस बेसिस पर मैं कर पा रहा हूँ। मतलब जो -1 से 2 तक इंटीग्रेशन करना था उसे मैंने -1 से 0 तक किया, फिर 0 से 1 तक किया और फिर 1 से 2 तक किया। ऐसा क्यों किया समझ आ रहा है ना? क्योंकि जनाब आपका जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है, जो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है, वो -1 से 0 के बीच पॉजिटिव होता है। अगर आप x की वैल्यू -1 से 0 के बीच कुछ भी रखेंगे तो ये जो मॉड है ये पॉजिटिव होता है। और अगर ये पॉजिटिव होता है मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन, तो मॉड लगाना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो मेरे लिए सवाल बन जाता है पहले तो -1 से 0 और मॉड हट जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स आपका पहला पार्ट बनेगा। दूसरा पार्ट क्या होगा? 0 से 1। सर 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स नेगेटिव होता है। अगर 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स नेगेटिव होता है तो उसका मॉड उसे नेगेटिवली ओपन करेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। फिर क्या? फिर आपके पास एक और हिस्सा बचा है सर, जो है 1 से 2 वाला पार्ट। 1 से 2 के बीच में, सर 1 के आगे हमेशा पॉजिटिव है, तो 1 से 2 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो
1 से 2 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, तो मैं इसे सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, मैं इसे लिख दूंगा बस एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। क्या आपको समझ आ रहा है हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अब अगर मैं इंटीग्रेशन शुरू करता हूँ तो इंटीग्रेशन तो सिंपल सा आएगा, लेकिन वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी वो फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जो लिमिट्स आप पास करेंगे वो होंगी -1 से 0, प्लस यहाँ इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, और यहाँ पर जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 से 1, प्लस यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वापस x की पावर 4 बाई 4 माइनस क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट्स आप रखेंगे वो होंगी 1 से 2। क्या आप सब इस बात से कंफर्टेबल है जो जस्ट अभी हमने परफॉर्म की, जो हमने किया? अब अगर रखना शुरू करें तो 0 रखते ही 0 0 पूरा पार्ट हट गया, फिर हम माइनस करेंगे तो तो ये नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा? आप सुन रहे हो क्या? तो नेगेटिव, ये -1 रखा तो कितना हो जाएगा 1/4 बट विद अ नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा है ना, क्योंकि ये लोअर लिमिट रख रहे हो तो एक नेगेटिव साइन के कारण ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ -1 रखा तो कितना हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जब मैं 1 रखता हूँ तो 1/2 और -1/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, +1/2 और -1/4। दूसरी ज़रूरी बात, फिर आप माइनस करोगे, लोअर लिमिट रखोगे 0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत लिखो, प्लस क्या, अब यहाँ पर जब अपर लिमिट पास की तो पहले 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 4/2, 2 की पावर 4 हम जानते हैं क्या, 2 × 2 4, 4 × 4 16। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। 16/4 कितना हो जाएगा 4, फिर क्या 2 यहाँ रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कितना 4/2। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, तो हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? आई होप यू आर ओके विद दैट, है ना। 2 की पावर 4 यानी 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16/4 4, और यहाँ पे 4/2 2। अब मैं 1 पास करूँगा, जब 1 पास करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो जब 1 पास किया तो ये नेगेटिव 1/4 आ जाएगा, और जब यहाँ 1 पास किया तो ये पॉजिटिव 1/2 आएगा। और इस तरीके से जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आंसर देगा। मुझे एक अच्छी चीज़ दिख रही है सर, क्या, -1/4 -1/4 -1/4 मुझे क्या बनाकर देगा, मुझे ये बनाकर देगा -3/4। आगे सुनिएगा ध्यान से, फिर मुझे 1/2 1/2 और 1/2 ये क्या दे देगा 3/2। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्या लिख लूँगा अभी, प्लस आपका 3/2। उसके बाद क्या, वो सुन लेते हैं। इसके बाद जो फाइनल चीज़ निकल कर आ रही है, कुछ और मैं मिस कर रहा हूँ? नहीं। 4 - 2 कितना हो जाता है, 4 - 2 हो जाता है 2। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे +2। एक छोटा सा काम, अगर आपको पूरा ओवरऑल फाइनल सोल्यूशन निकालना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2/2 से और यहाँ पर 4/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। आई होप ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली हम सही है। ये है -3, ये है +6 और ये है 8, और सबके डिनोमिनेटर में 4 दिख ही रहा है। समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? तो देखो ध्यान से, 8 + 6 14, 14 - 3 कितना 11, सो आंसर शुड बी 11/4। तो ये जो जनाब आपसे सवाल पूछा गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जो फाइनली चीज़ें निकल कर आएंगी वो क्यों 11/4 आई, कैसे, किस चीज़ ने कैसे बिहेव करा, मैंने कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मॉड में इंटीग्रेशन ना जानते हुए भी चीज़ों को तोड़कर अपने तरीके से एडजस्ट किया और अपना सोल्यूशन, अपना आंसर निकाला। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिल जाए और आप और बेहतरीन तरीके से सोच पाएँ कि क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। अब यहाँ पर समस्या समझो, ये mod x अपॉन x लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं ये mod x के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हूँ? सर बहुत खास जानकारी तो मुझे नहीं है, तो मैं 2 बातों पर बात करता हूँ। 2 बातें क्या सर, रादर 3 बातों पर बात करता हूँ। 3 बातें क्या? एक संभावना ये रही होगी कि काश a और b दोनों ही पॉजिटिव है। मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि a जो है वो b से छोटा लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है। मैं एक संभावना ये मान लेता हूँ जनाब कि काश a और b दोनों ही नेगेटिव है, तो a जो है वो b से छोटा और b जो है वो 0 से। एक संभावना ये भी तो हो सकती है कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। क्या आप ये तीनों संभावनाओं पर विचार कर पा रहे हो? सर आपने ए को हमेशा बी से छोटा ही क्यों लिया? मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको अगर मन हो तो आप खुशी खुशी बी को ले लो, मतलब जो ठीक लगे। मतलब इसका एक और उलट 3 सिनेरियो और बना लोगे। उस केस में आप फिर क्या करोगे, यहाँ पे ए और बी को इंटरचेंज करके कह दोगे 0 से बड़ा बी, उससे बड़ा ए। कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस केस पे बात करो, बात बन जाएगी। और ऑफ कोर्स मान लेते हैं ए 0 भी तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर मान लेते हैं बी 0 हो सकता है, और यहाँ पर दोनों ऑपोजिट साइन के, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब ऐसा होगा,
जब कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स कैसे बिहेव करेगा, ज़रा वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो? मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनना। ए से बी के बीच में, आप सुनो ध्यान से, ए से बी के बीच में आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, आपका मॉड एक्स पॉजिटिव ही होगा ना, मतलब एक्स जो है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, 0 से बड़े हैं, तो एक्स पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। आप सुन रहे हो क्या, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और एक्स में जब लिमिट पास करेंगे तो ये क्या दे देगा, बी माइनस ए, और चूंकि बी और ए दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं, तो मैं इसे मॉड बी माइनस मॉड ए भी लिख सकता हूँ। तो आई थिंक इस केस में तो ये सही है। थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करना। अच्छा, जब ए और बी दोनों छोटे हों 0 से, सर जब ए और बी दोनों छोटे हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव से कुछ नेगेटिव आप हो, तो x जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो जब मॉड x आप लोगे तो वो क्या आ जाएगा सर, हो जाएगा आपका माइनस एक्स। तो माइनस एक्स बाई एक्स क्या देगा सर, माइनस एक्स बाई एक्स आपको देगा -1। अब ज़रा आप बताएं, -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, -1 का इंटीग्रेशन होता है -x। जब -x में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पास करेंगे तो -x में आपको क्या मिलेगा, पहले तो आई होप आप समझ पा रहे हो, आप अपर लिमिट पास करोगे तो वो क्या देगा, -b। आई होप आप सुन रहे हो। -x के कारण जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस माइनस प्लस। आई होप आप सुन रहे हो, आई होप आप सुन रहे हो। मैं लिख देता हूँ अगर मेरी स्टेप्स आपको नहीं समझ आ रही हैं, और जो मैं विजुअलाइजेशन करवाना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है। ये आपका था मॉड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और आप कहाँ से कहाँ तक थे, ए से बी तक। अब मेरी बात प्लीज़ गौर से सुनिएगा, ए और बी दोनों नेगेटिव, तो ऐसा मान लो जैसे लिखा है -3 से -1 तक, समझाने के लिए कह रहा हूँ। -3 से -1 के बीच की हर वैल्यू के लिए x क्या है, नेगेटिव, तो मॉड x कैसे ओपन होगा, -x की तरह। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -x अपॉन एक्स, यानी क्या बचेगा, -1। -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x। क्या आपको मेरी लाइन अब समझ आ रही है? तो माइनस को बाहर रखता हूँ और x के ऊपर मैं अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट पास करता हूँ। आई होप आप सुन रहे हो। तो जब आप यहाँ रखोगे तो यहाँ आएगा b माइनस ए, लेकिन उस पर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव साइन। आप सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b प्लस ए। अब मैं इस बात को कैसे प्रूव करूंगा कि -b प्लस ए बी मॉड b माइनस मॉड ए के ही इक्वल होगा? ज़रा एक एग्जाम्पल से मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप खुद चीज़ें समझ जाओगे। जैसे मान लो मैं समझाने के लिए b की वैल्यू -3, सही है क्या, नहीं, हाँ चलो अब ले लिए तो ले लिए, चलो एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ, है ना। मैं लेट्स से a की वैल्यू समझाने के लिए कह रहा हूँ, है ना, ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ, क्योंकि मैं जब कहूँगा तो शायद आप नहीं सोच पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -1 ले ली है। मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा, पर पहले खुद देखो, आप समझ पाओगे। बताओ -b क्या होगा सर, b है -1, सो -1 कितना, +1। अच्छा, a कितना है, a है -3, तो 1 - 3 कितना आ रहा है, -2। अब एक काम करते हैं, ये उनके अकॉर्डिंग आ रहा है -2, हमारे अकॉर्डिंग मॉड b माइनस मॉड ए होना चाहिए। ज़रा मॉड b माइनस मॉड ए करते हैं। मॉड b यानी क्या, -1 का मॉड, माइनस मॉड ए यानी क्या, -3 का मॉड। ज़रा बताएं 1 - 3 कितना होता है सर, 1 - 3 -2 होता है। क्या ये बात बराबर आ रही है? पहले तो मैंने एक एग्जाम्पल से ये बात प्रूव करने की कोशिश की है कि ये क्यों इसके इक्वल है। अगर ये एग्जाम्पल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर आपको ये एग्जाम्पल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो अब मैं चीज़ें कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, बड़े गौर से देखना। एक बात बताओ, अगर ये a एक नेगेटिव वैल्यू, अच्छा बताओ b आपकी कैसी वैल्यू है सर, b आपकी एक नेगेटिव वैल्यू है। सुनना, थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ा दिमाग में चीज़ें सोचना। b इंटरनली एक नेगेटिव वैल्यू है, अब सुनना ध्यान से। तो अगर इस वैल्यू पर मैं मॉड लगा दूं तो अब ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई है। आप समझना, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑफ b मॉड b के इक्वल होगा। क्यों? सुनने की कोशिश करो ध्यान से। b जब एक नेगेटिव वैल्यू है तो इमेजिन करो यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू जैसे -3, तो माइनस ऑफ -3 क्या बना देगा, +3, तो वही मॉड b भी तो कह रहा है। दूसरी ज़रूरी बात, अगर a एक नेगेटिव वैल्यू है, जैसे मान लो कुछ भी -5, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है -5, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ a, तो मैंने कुछ गलत लिखा क्या? आप देखो ना, -5 का मॉड 5 और ये नेगेटिव, तो वाजिब सी बात है सर, इस केस में भी आप मॉड b माइनस मॉड a ला पा रहे हो। तीसरा सवाल, क्या अगर x 0 से मतलब a से b के बीच में हो तब क्या? तो मेरे ख्याल से फिर से मैं स्प्लिट करूंगा 2 हिस्सों में, और ये ट्रिकी पार्ट है, ज़रा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब ये एक नया मोड़ लेगा, a से b के बीच में
मॉड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। कब? जब आपका x जो है ना, जब आपके a और b जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मेरा कहना है, मैंने इसे क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ा सर कि पहले मैं a से 0 तक आया, उसे मैंने मॉड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स लिखा, और फिर मैं 0 से b तक गया, उसे मैंने मॉड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स लिखा। आप सुन रहे हैं क्या? अगर आप सुन रहे हैं तो आप भली भांति ये बात जान पा रहे होंगे कि सर a से 0 के बीच में x नेगेटिव है। बिल्कुल सही बात। a से b के बीच में अगर x नेगेटिव है तो x नेगेटिवली ओपन होगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स यानी -1। -1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -x। तो यहाँ पर आपको -x दिखेगा, कहाँ से कहाँ तक? a से 0 तक, प्लस 0 से b के बीच में आपका x पॉजिटिव है तो मॉड x x हो जाएगा, x अपॉन x 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से b तक। अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म होने को है। जब आप 0 पास करते हैं तो 0 आता है, बिल्कुल आता है। जब आप a पास करते हैं तो -a आता है क्योंकि लोअर लिमिट, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव a क्या हो जाएगा? +a। आप सुन रहे हो क्या? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव a कितना हो जाएगा? +a। अगर नहीं आई है लाइन समझ तो मैं दोबारा कहता हूँ, जब 0 पास किया तो 0, फिर a पास किया तो -a, पर इस नेगेटिव के कारण माइनस ऑफ -a प्लस a। यहाँ पर पास किया तो ये आ जा रहा है सर b, तो ये तो a प्लस बी आ रहा है। ये कैसे आपका कुछ मॉड b माइनस मॉड a जैसा हो रहा है? मेरा कहना है आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी वही है अगर आप चीज़ें देख पाओ तो। देखो b एक पॉजिटिव वैल्यू है, b 0 से बड़ा है मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, तो चाहे b लिखूँ या मॉड b लिख दूँ चलेगा क्या? अब इमेजिन करो वापस a एक नेगेटिव वैल्यू है जैसे -3, तो यहाँ लिखा हुआ है -3। क्या -3 को मैं -3 लिख सकता हूँ? अरे समझो ना, -3 का मॉड 3 और ये माइनस, तो फिर से वही बात, आप इस केस को भी तो ऐसा लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज। तो तीनों ही सिनेरियो में जब a और b जब दोनों नेगेटिव थे, जब a और b दोनों पॉजिटिव थे, या फिर a और b जब दोनों ही आपके ऑपोजिट साइन के थे, a अगर नेगेटिव और b पॉजिटिव है, तो तीनों ही सिनेरियो में कैसे आपका ये आंसर निकल कर आ रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लाइन समझ आई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब x की पावर n है तो समस्या ये है सर कि आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो क्या खेल होगा वो बताओ। अब सुनना, सारी कहानी कौन डिसाइड करवा रहा है? n। मेरी बात समझने की कोशिश करो। fn कुछ लिखा हुआ है, fn क्या लिखा है सर? 0 से 2015 है ना, और इस पर लिमिट आप लगा रहे हो। क्या लिमिट लगा रहे हो सर? n अप्रोचेज इन्फिनिटी है ना, और उसमें क्या चल रहा है सर? उसमें लिखा है e⁻x अपॉन 1 प्लस x की पावर n। अब मेरी एक बात समझो सर, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो n जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है मतलब पावर एक बहुत बड़ी वैल्यू है, पर ये x क्या है? x 0 से 2015 के बीच है। सर मैं ये जानता हूँ अगर x 0 से 1 के बीच हो तो कुछ और होता है, और अगर x 1 से 2015 के बीच हो तो कुछ और होता है। तो मैं इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से तोड़ता हूँ। कैसे तोड़ता हूँ वो सुनना। लिमिट है ना, n अप्रोचेज इन्फिनिटी लिखा, इस 0 से 2015 को मैंने ब्रेक किया 0 से 1 में है ना, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? e⁻x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n dx, और जो दूसरा हिस्सा मैंने तोड़ा है वही लिमिट आगे फॉरवर्ड की, पास ऑन की, n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये दूसरा हिस्सा है ये है आपका 1 से कहाँ तक? 2015 तक। सुन रहे हो क्या? ये है आपका 1 से 2015 तक, जिसमें वही एक्सप्रेशन है आपका e⁻x अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n dx। अब वाजिब सी बात है, आप निश्चिंत होकर इस पार्ट को सॉल्व करिए कि चाहे आप इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करिए या लिमिट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लें, जो आपको ठीक लगे। सुनना ध्यान से, जब x 0 से 1 के बीच है मतलब एक छोटी वैल्यू और उसकी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो एक छोटी वैल्यू की काफ़ी बड़ी पावर, मतलब ऑफ कोर्स ये किसे अप्रोच कर रहा है? ये 0 को अप्रोच कर रहा है। एक छोटी वैल्यू को जितनी बड़ी पावर पर रेस करोगे उतनी छोटी होगी, तो एक काफ़ी छोटी वैल्यू की एक बहुत बड़ी पावर, मतलब ये 0 हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है e⁻x अपॉन 1 यानी e⁻x। तो ये वाला पार्ट तो है आपका e⁻x 0 से 1 dx। सुना आपने? चलो इस वाले पार्ट को देखना, ये है तो 1 से 2015 तक, पर यहाँ क्या हो रहा है वो समझना। अब x जो है सर आपका 1 से 2015 मतलब एक बड़ी वैल्यू है, 2 है, 3 है, ऐसा कुछ है, और इसकी पावर इन्फिनिटी है, मतलब इसकी पावर कुछ बड़ी है। सर जब 0 से 1 होता है ना तो इसकी जितनी बड़ी पावर लेंगे उतना छोटा होगा, लेकिन अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे तो उसकी जितनी बड़ी पावर ये उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी वैल्यू, उसमें 1 ऐड किया तो भी वो बड़ी ही रही, मतलब एक इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में।
समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन इन्फिनिटी कुछ जीरो जैसा होता है, तो यहाँ पर आप किसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप जीरो को इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या आपको अपना आंसर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या अगली लाइन में अगर मैं e टू द पावर x को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या बन जाएगा e टू द पावर x, और उसमें अगर मैं अपनी सीधी सीधी लिमिट्स पास कर दूं तो मुझे आंसर दिख रहा है, वाजिब सी बात है। और ये मत कहिएगा कि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, यहाँ हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पिक्चर में आता ही नहीं है, तो ये पार्ट तो आपका पूरा रहा जीरो। यहाँ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 1 और 0 पास किया तो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0 यानी 1, और यहाँ तो ये 0 है ही, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप कंफ्यूजिंग नहीं था, अगर लगा भी हो तो चीज़ें क्लियरली समझ आई होंगी इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कि ये कैसे अप्लाई होती चली जाती है आपकी प्रॉपर्टी जहाँ आप स्प्लिट कर रहे होते हो चीज़ों को। जैसे ये आपका एक और सवाल, यहाँ क्या लिख रहा है, 0 से x मॉड ऑफ 2t माइनस 3dt। आपको वो फंक्शन fx जो है आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है कि एग्जैक्टली होगा क्या, और उसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मतलब ऑफकोर्स डिफरेंशिएबिलिटी आपको देखनी है x की वैल्यू 3/2 पर कैसे बिहेव कर रही है। तो सर ये क्वेश्चन पूरे तरीके से बदल जाएगा, तोड़कर अलग तरीके से सोच लिया जाएगा अगर मैं इसको 3/2 के आसपास देखूं, क्योंकि कहानी 2t माइनस 3 के मॉड पर आकर बॉयल डाउन हो रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। किन सिनारियो में, वो सुनना। पहला सिनारियो, जब आपका 2t माइनस 3 का जो है मॉड है, इसको अगर मैंने 0 के इक्वल रखा अंदर वाले पार्ट को, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आप लिखोगे 2t माइनस 3 अगर 0 के इक्वल आया तो t होगा 3/2। तो एक केस जब t आपका 3/2 से छोटा है और एक केस जब t आपका 3/2 से बड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कोई परेशानी है ना? बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, इसी बात में पूरा क्रक्स छिपा हुआ है। इसमें जो ये 2t माइनस 3 है, एक केस जब आपका t जो है वो क्या है भाई, आपका 3/2 से छोटा है, और एक केस जब आपका t जो है वो 3/2 से बड़ा है। अच्छा, t तो एक वेरिएबल है जिसे बस इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वैल्यू अल्टीमेटली क्या रखी जा रही है सर, वैल्यू तो 0 से x तक जा रही है, तो अल्टीमेटली आप रखोगे किसको, 0 से x तक की कुछ वैल्यूज़ को। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब 0 से x तक के बीच की वैल्यूज़ रखी जाएंगी। अब जो आपका ये x है, शलाई से ये सारा खेल करेगा। आप समझने की कोशिश करो ना कि अगर आपका x जो है, अगर आपका x जो है वो 3/2 से छोटा रहा तो क्या होगा, और अगर आपका x जो है वो 3/2 से बड़ा रहा तो क्या होगा। मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनो, सोच के देखो। अगर x आपका 3/2 से छोटा है तो यहाँ जो t में आप वैल्यू पास कर रहे हो वो 0 से 3/2 से छोटी कोई वैल्यू, जैसे समझाने के लिए कहता हूँ 3/2 क्या होता है 1.5, सुनना ध्यान से। तो मैंने 3/2 से छोटी कोई वैल्यू लेट्स से 1 ट्राई की, तो यहाँ पे आप 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हो। जब आप 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो जब t की वैल्यू 0 से 1 तक है, आप समझ रहे हो ना, x की वैल्यू होना मतलब वो t की वैल्यू होना, इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना। तो जब t 0 से 1 के बीच है तो उस केस में 2t माइनस 3 नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस केस में जो आपका इंटीग्रेशन चलेगा वो 0 से x तो होगा, लेकिन 2t माइनस 3 क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू। और अगर एक नेगेटिव वैल्यू होगा तो आप इसे लिखेंगे 3 माइनस 2t का इंटीग्रेशन। आप सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? वहीं दूसरी ओर अगर x आपका 3/2 से बड़ा रहा, अगर x आपका 3/2 से बड़ा रहा तो ये दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा। आप सोच के तो अगर 3/2 से बड़ा रहा, जैसे मान लो मेरे पास 3/2 से बड़ी वैल्यू है 5, तो अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से 5 तक। जब आप 0 से 5 तक इंटीग्रेट करोगे तो एक बार तो 0 से 3/2 तक करना और फिर 3/2 से 5 तक करना। क्यों? क्योंकि 0 से 3/2 तक ये नेगेटिव होगा और 3/2 से 5 तक ये पॉजिटिव होगा। तो जब 0 से 3/2 तक करेंगे, आप सुन रहे हो क्या, जब 0 से 3/2 तक करेंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट निकल कर आएगा, मतलब 3 माइनस 2t dt। और फिर मैं इसे स्प्लिट करूंगा कहाँ से भी, 3/2 से आपके उस x तक जो अभी मैंने 5 माना था, और उस केस में पॉजिटिवली ट्रीट होगा तो वो क्या रहेगा 2t माइनस 3 ही। मैंने इस मॉड से कैसे डील किया, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक किया और कैसे अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट करके सोचा, ये बात डाइजेस्ट हुई या नहीं ऑनेस्टली मुझे बताओ। और अगर ये बात डाइजेस्ट हो चुकी है तो अब हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। सुनना, मॉड हटा चुके हैं तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या दूर होगी। ये समझ आया ना कि मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो मेन पॉइंट है वो है 3/2। जब x 3/2 से छोटा रहा तो उस केस में सारी वैल्यूज t की नेगेटिव थी।
मतलब नेगेटिव, टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं थी, टी की वैल्यू तो 0 से 3/2 के बीच थी, लेकिन 2t - 3 उस केस में नेगेटिव था, तो वो 3 - 2t की तरह ओपन हुआ। लेकिन अगर x आपका 3/2 से बड़ा रहा तो उस केस में 0 से 3/2 तक ये नेगेटिव होगा और 3/2 से x तक ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो ये दो टुकड़ों में से टूट गया। अब इसे अगर मैंने थोड़ा और रिफाइन और डिफाइन करने की कोशिश की तो f(x) जो बनेगा, शायद सिखाने की अब ज़रूरत नहीं है, 3 - 2t का इंटीग्रेशन 3t माइनस 2t²/2, तो 2 से 2 कैंसिल, सो 3t माइनस टी स्क्वायर। एवरीवन ओके विद दैट? तो यहाँ पर क्या आ रहा है सर, पहले तो आ रहा है 3t माइनस टी स्क्वायर, और इस पर जो आप लिमिट्स पास कर रहे हो वो क्या है, 0 से x। एवरीवन ओके विद दैट? अगर कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 3t माइनस 2t²/2, तो 2 से 2 कैंसिल, सो 3t माइनस टी स्क्वायर आपका 0 से x तक। दूसरी ज़रूरी बात यहाँ पर देखा जाए तो ये फिर वही बात, 0 से 3/2, 3 माइनस 2t, ये क्या हो जाएगा 3t माइनस 2t²/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3t माइनस टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर पहले तो मुझे क्या दिखेगा, 3t माइनस टी स्क्वायर, लेकिन इस बार जो लिमिट्स हैं वो पहले तो क्या आ गई भाई, 0 से 3/2 प्लस, अब जो इंटीग्रेशन आएगा वो किसका करेंगे आप, 2t माइनस 3 का। तो वाजिब सी बात ये हो जाएगा t² माइनस 3t। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर आपका t² माइनस 3t, और इस बार जो लिमिट आप पास करेंगे वो होगी 3/2 से कहाँ तक, x तक। ये कब है, जब x आपका, आई एम रियली सॉरी, जब x आपका 3/2 से छोटा था, और ये कब है, जब x आपका 3/2 के इक्वल या उससे बड़ा होगा। यहाँ से आगे बढ़ाऊँ क्या कहानी, चलो बढ़ाते हैं, समझो। अगर x पास किया अपर लिमिट तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। मैं इसे एक अलग पेज पर लिखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा और चीज़ें समझनी होंगी, है ना। तो मैंने fx को फाइनली डिफाइन करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है ना, ये लिमिट पास करने वाला पार्ट है। तो ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है आपका 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 रखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे। ये कब है सर डेफिनेशन, जब x जो है आपका 3/2 से छोटा है। अच्छा, जब x आपका 3/2 से बड़ा है या उसके इक्वल है तब क्या हो रहा है, ज़रा उस पर भी बात करते हैं। तब सर यहाँ पास किया तो सुनिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 3/2 तो 9/2, तो पहले तो मुझे क्या दिखेगा सर, 9/2 माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है t², फिर लिखा हुआ है आपका कितना, t² यानी 9/4। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी कितनी, 9/4। अच्छा, एक और छोटी सी बात, जब आप 0 रखोगे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो पार्ट हट जा रहा है। फिर क्या, यहाँ पे x पास किया तो x² माइनस 3x मुझे दिखेगा। एवरीवन ओके विद दैट? तो यहाँ पर मुझे एक और टर्म क्या दिखेगी, x² माइनस 3x, है ना। आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ आ रही है कि कैसे हो रही हैं। 3/2 रखा तो 9/2 माइनस 9/4, 0 रखा तो दोनों 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। जब x रखा तो x² माइनस 3x, लेकिन जब 3/2 रखा तो 9/4 माइनस 9/2। अब देख रहे हो ना, 3/2 रखा तो 9/4 माइनस 9/2, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। आप सुन रहे हो क्या, क्यों, क्योंकि x² माइनस 3x तो पॉजिटिव होगा, फिर क्या लिखोगे आप, नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ ताकि कहीं पर कोई डाउट ना हो। तो नेगेटिव साइन के साथ आपका क्या आएगा वो सुनिएगा ध्यान से, नेगेटिव साइन के साथ आपके जो एक्सप्रेशन आएंगे कौन से, 3/2 पास करेंगे तो 9/4 माइनस 9/2, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 9/4 माइनस 9/2। अब क्या, कहानी सॉर्टेड है। क्यों सर, ज़रा गौर से देखिएगा, इस पार्ट को थोड़ा सा दोबारा मैं लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, एक एक स्टेप को ध्यान से सुना। बताओ, यहाँ पे 9/4 नेगेटिव है, यहाँ भी 9/4 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9/4, तो यहाँ से ये पार्ट हट जाएगा। अब 9/2 पॉजिटिव है क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 9/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 9/2। सुन रहे हो क्या आप लोग? एक छोटा सा काम करता हूँ, इसे एक और 2 से मल्टीप्लाई और एक और 2 से डिवाइड करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, होप आपको समझ आ रहा है ना। तो ये भी 4, ये भी 4, लेकिन उस केस में 9 × 2 18, 18 × 2 36 माइनस 18, 36 में 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 18, तो ये जाएगा 18/4, 18/4 मतलब 9/2। एवरीवन ओके विद दैट? तो ये फाइनली मुझे प्लस 9/2 दिखेगा। तो x² माइनस 3x प्लस 9/2, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो ओवरऑल जब हमने इस पूरी लड़ाई को लड़ते हुए f(x) को डिफाइन किया तो ये आपका f(x) आ गया। अब अगर मुझे चेक करना है f(x) की कंटिन्यूटी को, तो f(x) की कंटिन्यूटी क्या कहती है सर, कंटिन्यूटी के लिए वाजिब सा स्टेटमेंट होता है आपके फंक्शन की लिमिट, है ना। आपके फंक्शन की लिमिट जब x को
3/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया जाए, उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर 3/2 पर, और उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, मतलब x को जब 3/2 को अप्रोच किया जाए उसके राइट हैंड साइड से, तो इन तीनों केस में अगर ये वैल्यूज़ इक्वल हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो एक एक करके ट्राई करते हैं, ज़रा देखिएगा। 3/2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया मतलब ये, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, 3/2 रखो ज़रा यहाँ पर, तो 3 × 3 कितना 9 बाय ऑफ कोर्स 2 माइनस ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो ना, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों ये दे देगा। तो ज़रा 3/2 यहाँ रखते हैं, तो 3/2 यहाँ रखा तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 9/4। मैं देखना चाह रहा हूँ इक्वल है या नहीं, है ना। ये क्या आता है 9/4, है ना, दोनों पार्ट हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, यहाँ 3/2 रखा तो -9/2 और ये आपका +9/2। कुछ दिक्कत तो नहीं है इस बात से। अब ज़रा गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा चीज़ें। सर राइट हैंड साइड पर तो ये 9/2 आपके कैंसिल हो गए। ज़रा LHS में देखिए, 9/2 में से 9/4 सब्ट्रैक्ट किया, इट्स लाइक 9 कॉमन ले लिया, 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, तो शेलाई से 1/4 ही बचेगा, यानी ये भी कितना बचेगा, ये भी आपका 9/4 ही बचेगा। और क्या है, दोनों इक्वल हैं। मतलब पहली बात तो ये कि आपका जो फंक्शन था वो कंटिन्यूस तो है। दूसरा स्टेटमेंट, क्या आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी जांचने के लिए मुझे f' निकालना होगा, तो मैं निकालता हूँ भाई क्या अपना f'। अब f' क्या कहेगा, f' कहेगा 3x - x² का डेरिवेटिव होगा 3 - 2x। दूसरी ज़रूरी बात, x² - 3x + 9/2 का डेरिवेटिव होगा 2x - 3, क्योंकि 9/2 का डेरिवेटिव तो 0, तो हो जाएगा 2x - 3। ये कब है, जब x आपका 3/2 से छोटा है, ये तब जब x आपका 3/2 के इक्वल या उससे बड़ा है। ये लाइन समझ आ रही है बिना किसी परेशानी के। अब क्या सर, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से इसका डेरिवेटिव देख लेता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेता हूँ, सेम आते हैं नहीं, बात समझ आ जाएगी। सो जब 3/2 रखा, गौर से देखिएगा, जब 3/2 यहाँ रखा है ना, ये मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सुन रही हो क्या, मतलब ये जो वैल्यू है ये है आपकी f' क्या 3/2 माइनस, है ना। तो जब इसे निकाला तो ये 3 तो 3 है, यहाँ 3/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना -3। सही बोल रहा हूँ क्या। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला मतलब f' 3/2 प्लस निकाला, है ना। ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 3/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी कितना आ रहा है 3 - 3। क्या आपको दिख रहा है कि सर ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों यहाँ पर आपके इक्वल हैं, मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है। मतलब x की वैल्यू 3/2 पर आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। क्या ये सवाल पूरे क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आया कि हमने कैसे सोचा और क्या किया। आई होप अब आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि इस प्रॉपर्टी का कितना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये स्प्लिटिंग। मेरा यकीन करिए, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी ये है कि आप स्प्लिट कर पाते हो या नहीं। ये स्प्लिट कर पाने का नॉलेज, ये सेंस ही आपको कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वेल विद दैट, अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और थोड़े अच्छे से देखते हैं कि चीज़ें एग्जैक्टली हो क्या रही हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एक कंटिन्यूस रियल फंक्शन लिया जा रहा है f, जो कि इस तरीके की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि f(2x) जो है वो 3 टाइम्स f(x) के इक्वल है। इसका क्या मतलब, देखेंगे जो होगा। अभी मैं जहाँ भी ज़रूरत लगी कि मैं यूज़ कर लूँगा इस बात को। वो सारे x जो रियल हैं उनके लिए बात है ट्रू, है ना। एक और बात उसने कही कि आपका जो f(x) dx है 0 से 1 के बीच में, वो आपका 1 है। बहुत खुशी की बात। अब आपको फाइनली f(x) की वैल्यू निकालनी है जब उसे इंटीग्रेट किया जाए 1 से 2 तक। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा काम यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। जब मुझसे कोई कह रहा है, बड़ी सिंपल सी बात, किसी ने मुझसे कहा कि आपको ये निकालना है, आपको क्या निकालना है, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है किसको, f(x) dx को। इस तक पहुंचने के लिए क्या इस डेटा की हेल्प नहीं ली जा सकती। पर सर ये 1 से 2 तक कहाँ है, ये तो 0 से 1 तक है। बिल्कुल वाजिब सी बात है। अगर मैं इस डेटा तक पहुंचना चाह रहा हूं तो मैं इस वाली बात से सारी लाइन खत्म करूंगा। ये क्या लिखा है वो पढ़ो सर, ये लिखा है 0 से 1 f(x) dx जो है आपका, आई रिपीट 0 से 1 जो f(x) dx है वो क्या है सर, वो है आपका 1। बहुत अच्छी बात है। अगर 0 से 1 f(x) dx ये है, क्या यहाँ से कुछ हेल्प ली जा सकती है। इस बात को थोड़ा अलग तरीके से लिखूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ f(2x) डिवाइडेड बाय 3 जो होगा,
एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3 जो होगा वो आपका एफ ऑफ x होगा। आप सुन रहे हो क्या? तो एफ ऑफ x को मैंने रिप्लेस किया एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 3। सुन रहे हो क्या? क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ ये सारे x के लिए ट्रू है, तो मेरे पास जो हमारा गिवन डेटा है वो कुछ एक नई फॉर्म में मॉडिफाई होकर कुछ ऐसे आ जाता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब क्या, अब मैं एक छोटा सा काम यहाँ पर करने में ये इंटरेस्टेड हूँ कि सर एक काम करें क्या, मैं लेट्स से एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करता हूँ, 2x को t से रिप्लेस करता हूँ। तो ऑफकोर्स 2 dx आपका dt आ जाएगा। मुझे 2 dx चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़, है ना। जो आपका 2 dx है वो तो रिप्लेस हुआ dt से, अच्छी बात है। सर आपकी लिमिट्स भी तो अपडेट होंगी। जब x 0 है तो t 0 है, लेकिन जब x 1 है तो t आपका 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। डिनोमिनेटर में 1/6 दिख रहा है तो आगे 1/6 लगाना मत भूलिए, क्योंकि 2 dx को मैं dt से रिप्लेस कर चुका हूँ। तो बचा क्या, सिर्फ बचा आपका f ऑफ 2x यानी f ऑफ t। तो ये निकल कर आ रहा है f ऑफ t dt। और ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे लिए किसके इक्वल है? ये पूरा एक्सप्रेशन मेरे लिए 1 के इक्वल है। क्या ये 1/6 का ये 6 यहाँ भेजकर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? अब क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो कैसा कॉमन सेंस है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में घूम जानी चाहिए। 0 से 2 को क्या मैं 0 से 1 ft dt प्लस 1 से 2 ft dt लिख सकता हूँ, और ये किसके इक्वल है? 6 के। 0 से 1 ft dt की कुछ वैल्यू पता है क्या? सर ft dt तो नहीं, fx dx पता है। अरे जनाब, ft dt हो, fx dx हो, fk dk हो, fy dy हो, कुछ भी हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल फर्क नहीं पड़ता, हम डमी वेरिएबल यूज़ करना जानते हैं। तो 0 से 1 ft dt उतना ही होगा जितना 0 से 1 fx dx है, जो कि कितना है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1 प्लस ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1 से 2 क्या भाई ft dt, जो कि किसके इक्वल है? 6 के। क्या मैं 1 को यहाँ से उठा के वहाँ भेजूँ तो 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। मुझसे क्या पूछा गया था आप मुझे बताएं? सर fx dx 1 से 2 में कितना होगा? सर ft dt 1 से 2 में अगर 5 है तो fx dx भी 1 से 2 में 5 ही होगा। इफ़ यू ऑल कैन सी इट हैपनिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर। मुश्किल था क्या है क्वेश्चन? ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता? बताएं ज़रा। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जो आपको नहीं सिखाई गई? पर आपको समझ आ रहा है कि कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे तिकड़म बढ़ानी है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले उसने कहा कि gx जो है आपका वो 0 से x एक ft dt है। ठीक है सर, इस डेटा को जहाँ जैसा यूज़ करना होगा करेंगे। वो इस तरीके से है कि जो f है आपका, जो आपका f है वो ft जो है आपका वो 1/2 से 1 के बीच में है। ठीक है सर, इसे भी जहाँ जैसा लगेगा यूज़ करेंगे। फॉर t जो कि 0 से 1 के बीच है, मतलब सुनना ध्यान से, जब t 1 से 2 है तो ft आपका 0 से 1/2 है। प्लीज़ ध्यान से सुनना। और जब आपका t 0 से 1 है तो ft आपका 1/2 से 1 तक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो g2 होगा, जो g2 होगा वो 1/2 से 3/2 के बीच होगा। क्या ये सवाल आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है? मैं सारी लड़ाई लड़ लूँगा, सारी कहानी खत्म कर दूंगा, पर पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात मेरे लिए है कि वो आपको ये क्वेश्चन समझ आए। तो ज़रा ध्यान से देखना है क्वेश्चन कितना आसान है अगर आप अब सारी प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ाई गई हैं वो जानते हैं। तो बताओ g2 तक पहुँचना है ना, मुझे बताओ g2 क्या होगा? सर अगर आप gx की डेफिनेशन देखें तो g2 हो जाएगा x की जगह 2 रख दो तो हो जाएगा 0 से 2 क्या ft dt। अच्छा 0 से 2 ft dt तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कुछ जानता हूँ। क्या जानता हूँ सर? ft कैसे घूम रहा है, कब कब? जब t 0 से 1 है और जब t 1 से 2 है। तो 0 से 1 और 1 से 2 में खेलने क्या? बिल्कुल खेलो सर। तो g2 को मैंने जनाब कुछ लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा 0 से 1, मैंने लिखा 0 से 1 ft dt और ऑफ कोर्स 1 से 2 ft dt। पहले तो ऑनेस्टली देख कर बड़े आराम से बताइए कि कुछ भी जो भी अभी लिखा गया है आपके सामने, इनमें से किसी भी लिखी हुई बात में कहीं पर भी कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो कहानी आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें समझते हैं। अब बताओ, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। ft जो है आपका सर, जब t 0 से 1 के बीच है तो वो क्या होता है? 1/2 से 1 के बीच। सुनना ध्यान से, मैं लिखता हूँ ft जो होता है आपका वो कहाँ से कहाँ तक होता है? सर आपका ft जो है वो 1/2 से 1 तक होता है, वो 1/2 से 1 तक होता है। ये कब हो रहा है? जब t जो है आपका वो कहाँ से कहाँ तक है? जब t जो है आपका वो 0 से 1 के बीच है। बहुत खुशी की बात है ये तो।
तो ज़रा गौर से सोच के बताइएगा, अगर तीनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाए 0 से 1 है ना, 1/2 dt, 0 से 1 ft dt, सुन रहे हो क्या, और 0 से 1 1 पर dt, तो क्या मुझे इसकी रेंज पता चलेगी? हाँ सर पता चल जाएगी। 1/2 का इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर x में 1 और 0 पास किया तो 1, तो ये तो आपको देगा 1/2, सुन रहे हो क्या। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए है ना, तो प्लीज़ यहाँ भी देख लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x 0 और 1 पास किया तो ऑफकोर्स 1, तो ft dt 0 से 1 के बीच में 1/2 से 1 के बीच होता है। अच्छा यहीं पर दूसरी बात ये भी निकाल लूँ क्या? अच्छा बताओ, जब t जो है आपका 1 से 2 के बीच में है जनाब, जब t जो है आपका 1 से 2 के बीच में है, तो ft कहाँ से कहाँ तक है? तो सर ft आपका जो है वो 0 से 1/2 के बीच में है, ठीक है सर। तो ft जो है आपका वो 0 से 1/2 के बीच में है। क्या यहाँ भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करें? बिल्कुल ट्राई करिए, देखो ज़रा। तो इंटीग्रेशन किया कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से ft dt, तो ये यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। 0 पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करके कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आई होप आपको समझ आ रहा है, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर 1/2 पर इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ से, 1 से 2 तक। अब प्लीज़ इस बात को सुनना, यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म होने को है। 0 का इंटीग्रेशन 0, लिमिट डज नॉट मेक एनी सेंस हियर, तो ये तो आपका 0 से बड़ा होगा। कौन भाई? 1 से 2 ft dt। यहाँ बताओ, 1/2 को बाहर रखा, ज़रा गौर से देखना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आता है, x, और x में 2 और 1 रखा, तो 2 - 1 कितना आ जाता है, 1, और 1 × 1/2 कितना होता है, 1/2। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या अब ये दोनों डेटा क्लब करके हम किसी आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं? प्लीज़ ध्यान से देखो, ft dt जब इंटीग्रेट हो रहा है 0 से 1 के बीच तो क्या है, और ft dt ये जो हो रहा है जब t 1 से 2 के बीच में है तो क्या है? आप समझो ना, इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है। तो क्या मैं थोड़ा बहुत कंक्लूजन की हेल्प से, थोड़ा बहुत डेटा की हेल्प से, थोड़ी बहुत सिंपल से अपने कंसेप्ट की हेल्प से इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, है ना, अगर इससे और इससे ऐड कर दूं, चूंकि दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज है तो बड़े आराम से आप ऐड करो। मतलब 0 से 1 ft dt प्लस 1 से 2 ft dt जो मिनिमम होगा वो सर मेरे लॉजिक से 1/2 प्लस 0 के बियॉन्ड के पीछे तो नहीं जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 से 0, मतलब 1/2 प्लस 0 यानी क्या रहेगी, 1/2। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1/2। ये क्या चल रहा है सर, 0 से 1 ft dt प्लस 1 से 2 ft dt। अच्छा, और सर राइट हैंड साइड पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरा कहना है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 है, तो इन दोनों का सम ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 होगा। तो ये एक्सप्रेशन सहलाई से हमेशा 3/2 से तो छोटा ही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2। और ये लड़ाई किस पर लड़ी जा रही है, लड़ाई किसके लिए हो रही है सर? 0 से 1, 1 से 2, मतलब ओवरऑल 0 से 2 ft dt किस किस के बीच है सर? ये है आपका 1/2 से 3/2 के बीच में। क्या इसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट कि हम ये कैसे कह पाए, कैसे सोच पाए? और 0 से 2 ft dt आई होप आपको दिख रहा है इज़ नथिंग बट व्हाट, g2। तो अल्टीमेटली आप प्रूव कर पा रहे हो कि g2 आपका 1/2 से 3/2 के बीच होगा। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? आई थिंक एक आसान सा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा तकलीफ होपफुली नहीं आनी चाहिए। सर यहाँ पे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पिक्चर में आ गया, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? सच कहूँ तो नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो बहुत आराम से। मुझे सारी बातें छोड़ के आप बस ये बताओ कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² - x + 1, ये जब x की वैल्यू 0 से 2 तक होती है तब ये कैसे बिहेव करता है? अगर मुझे इसका बिहेवियर पता चल गया ना तो मेरे लिए यकीन करिए क्वेश्चन बहुत आसान है। ज़रा सुनिएगा ध्यान से, बताओ x² - x + 1, अगर मैं इसे एक ग्राफ, एक फंक्शन की तरह ट्रीट करूं तो हम ये सब जानते हैं कि ये एक पैराबोला है। आई होप आप ये बात समझते हो। मैं दो बातों पर बात करना चाह रहा हूं कि 0 से 2 तक इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ज़रा वो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ध्यान से सुनना और सिंपल सा पॉइंट है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। ज़रा देखो
बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़, यही इंपॉर्टेंट क्रक्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा मान लो एक्स एक्सिस, और मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है, मुझे 0 से 2 तक देखना है, तो लेट्स से मैं इसे उठा कर यहाँ रखता हूँ, है ना। अब 0 से 2 तक क्या होगा वो सुनना, बताओ। पहले तो 2 पॉइंट्स पे वैल्यू निकालता हूँ, बताओ 0 पे कितना होगा, तो सर 0 रखा तो 0 0, ये कितना हुआ 1, तो सर 0 पर इसकी वैल्यू है 1, अच्छी बात है। 2 भी ट्राई कर लेते हैं, 2 पर इसकी वैल्यू अगर ट्राई की तो 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना 2, 2 प्लस 1 3, तो एक्चुअली 2 पर ये कितना हो जा रहा है, 2 पर ये हो जा रहा है 3, जो मैं मान लेता हूँ लेट्स से यहाँ कहीं है ना। ऑल्दो एग्जैक्टली यहाँ रखने से अच्छा है मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ कहीं है 2, है ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 3 होगा। मेरी बातें प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर से सुनिए, जब आपका ये 0 है, जब आपका x 0 है तो ये 1 है, और जब x 2 है तो ये कितना है 3 है। प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अब इसका कर्वेचर कैसा बनेगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस, ये बात बन जाए और फिर हमारी बात खत्म हो जाएगी, है ना। ये आपकी एक लाइन है और ये लाइन यहाँ से निकल के अगर गई है तो ये कुछ ऐसे गई है, तो ये आपका एक पॉइंट आ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये कैसा पैराबोला होगा सर, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वैसे तो आप इन्हें ज्वाइन करो और बात खत्म हो सकती है, पर थोड़ी और वेरिफिकेशन अगर चाहिए तो मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ। तो सर बी स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac, सो 4 × 1 × 1, ये कितना आ रहा है -3। मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब ये कर्व हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। 2 बातें निकल कर आती, या तो ये कर्व ऐसा बन जाए, या फिर जनाब ऐसा भी तो बन सकता था, आपने कैसे ऐसे कह दिया कि ऐसे ही बनेगा, ऐसा भी तो बन सकता है ये कर्व। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल पूरी बराबर संभावना है, या तो ऐसा बन रहा होगा या ऐसा बन रहा होगा। तो किस सिनेरियो की आप बात कर रहे हो, कैसे बन रहा होगा, वो कौन बताएगा? उसके लिए एक छोटी सी हेल्प लेते हैं। मैं इस ग्राफ को थोड़ा देखता हूँ, इसका मिनिमा मुझे कहाँ मिलेगा। तो आपको याद होगा इसका मिनिमा आपको मिलता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पर। क्वाड्रेटिक का बेसिक सा कंसेप्ट है कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पर आपका मिनिमा लाई करता है। मतलब x की जो वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उस पर आपका ये कर्व मिनिमम वैल्यू लेगा। अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता तो मैक्सिमा होता, है ना। अल्फा प्लस बीटा एन सम ऑफ द रूट्स, सो -b/2a, आई एम रियली सॉरी, ये हो गया -b/a और ये 2, तो -b/2a मुझे चाहिए, -b, सो माइनस ऑफ -1 कितना, +1 अपॉन 2 × 1 दैट्स 2। तो सर 1/2 एक पॉइंट है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ कहीं 1/2 होगा, तो आपको मिनिमम मिलेगा 1/2 पर। बाय द वे मिनिमम वैल्यू होगी क्या वो भी देख लेते हैं। 1/2 पर अगर आप देखोगे, वैसे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, पर कितना वो भी निकाल लेते हैं। पहली बात तो ये, अगर ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो नीचे होके ऐसा आएगा, पर कहाँ जाकर आएगा, मिनिमा लेगा क्या, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू 1/2 पास की तो ज़रा देखिएगा, 1/2 रखा तो I'm रियली सॉरी, 1/2 रखते ही ये कितना 1/4, ये -1/2 और ये +1, सुन रहे हो क्या आप लोग? तो सर 1 - 1/2 1/2, 1/2 में 1/4 ऐड किया तो 3/4, तो ये कितना आ रहा है भाई, तो आपकी वैल्यू आ रही है 3/4। तो 1/2, 3/4 आपका ये पॉइंट होगा। मतलब यहाँ पर ये 1 है तो 1 से पहले यहाँ कहीं, I'm रियली सॉरी, 1 से पहले यहाँ कहीं 3/4 रहा होगा। तो मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा प्लीज़, और कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों कर रहे हो सर इतनी मेहनत? बस इसलिए ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो किसी भी बात को लेकर। गौर से सुनिएगा प्लीज़। ये आपके पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है भाई, ये आपका पॉइंट है 1/4, आई एम रियली सॉरी 1/4 नहीं, ये आपका पॉइंट है 1/2, सुनते जाइएगा। और 1/2 पर आपको इस कर्व की वैल्यू क्या मिल रही है, इस कर्व की वैल्यू मिल रही है 3/4। कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रही है, ये वैल्यू 1 है जो कि मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ। अब गौर से सुनना, आपका कर्व इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है अभी फ़िलहाल आपके सेंस में। ये मिनिमम वैल्यू है, ये यहाँ और ये यहाँ, और जब इन्हें मिलाया जाए तो आपका कर्व कुछ ऐसा और कुछ ऐसा होकर जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आपका कर्व जा रहा है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, ये पॉइंट तो ऑफ कोर्स 1 है, बिल्कुल सही बात है।
ये कर्व सर मुझे 2 से पास होता दिख रहा है। अब मेरा ये जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि जब आपका कर्व 2 से पास हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, बस थोड़ा पेशेंस रखो, आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब ये कर्व 2 से पास हो रहा है, यानी एक इंटीग्रल वैल्यू से पास हो रहा है, तो x की क्या वैल्यू रही होगी। सर क्यों इतनी मेहनत करे, मेरा यकीन करिए कुछ ज़रूरी मैं करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको भी ये बात समझ आएगी कि ऐसा क्यों करने। ये कर्व कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कर्व कब अपनी वैल्यू 2 रखता है, तो ये जब भी अपनी वैल्यू 2 रखता है तब कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो x की क्या वैल्यू रही होगी, मैं ये जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। मेरी बातें समझ आ रही हैं क्या? अब सुनिएगा ध्यान से। 2 इधर आता है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, है ना। अगर मैं श्रीधर आचार्य लगाऊं तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, है ना प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी प्लस 4 अपॉन ऑफ कोर्स कितना 2a यानी 2। तो x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं वो है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब आप खुद इस बात का थोड़ा सा जहन में लाइए और मुझे बताइए 1 माइनस अंडर रूट 5 यहाँ कहीं होगा और वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 आ रही होगी। हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है 1 प्लस रूट 5 बाई 2, क्योंकि हम इस तरफ ढूंढ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये रहा होगा 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों ढूंढा सर आपने? अब मेरी बात सुनना और बहुत गौर से सुनना। मैं 3 हिस्सों में इस पूरे क्वेश्चन को स्प्लिट करूंगा। 3 हिस्से कौन से, वो सुनना, यहीं से आपको चीज़ समझ आई। पहला हिस्सा जब x आपका 0 से 1/2 है। क्यों? क्योंकि जब x आपका 0 से 1/2 है तब आपका f ऑफ x, आपका जो ये क्वाड्रेटिक है, ये 3/4 से 1 है। सुनते जाइएगा प्लीज़ ध्यान से। दूसरा हिस्सा जब x आपका जब x आपका 1/2 से 1 प्लस रूट 5/2 है। क्यों? क्योंकि जब x आपका 1/2 से 1 प्लस रूट 5/2 है, उस दौरान आपका f ऑफ x 1 से 2 है। तीसरा हिस्सा जब x आपका 1 प्लस रूट 5/2 से 2 तक है, जब x आपका 1 प्लस रूट 5/2 से 2 तक है, उस केस में f ऑफ x आपका 2 से 3 तक है। आपको बात समझ आ रही है मैं क्यों इन इंटीग्रल वैल्यूज़ पर चीज़ें ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि मैं इस फंक्शन के GIF में इंटरेस्ट हूँ। अगर मैं इस फंक्शन के GIF में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब क्या, मैंने इसी इंटीग्रेशन को 3 हिस्सों में ब्रेक किया। पहला हिस्सा 0 से कहाँ तक? पहला हिस्सा 0 से 1/2, पहला हिस्सा 0 से 1/2 किसका GIF? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। सुनते जाइएगा, आपको खुद बातें समझ आएंगी। दूसरा हिस्सा 1/2 से 1 प्लस रूट 5/2। क्यों कर रहा हूँ? बस थोड़ा सा पेशेंस और आपको चीज़ें दिखेंगी। 1 प्लस रूट 5/2 से, है ना, यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। एक और हिस्सा इसका टूट के अलग हुआ, जो कि क्या निकल कर आता है सर? 1 प्लस अंडर रूट 5/2 से, आई रिपीट 1 प्लस अंडर रूट 5/2 से कहाँ तक? 2 तक। तो मैंने इस सवाल को इस तरीके से 3 हिस्सों में तोड़ा। क्यों किया? अब वो बात आपको समझ आ जाएगी और कुछ स्टूडेंट्स को होपफुली आ चुकी होगी अभी तक। कैसे, वो सुनना। बताओ, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में x जो है 0 से 1/2 तक है, तो आपका ये कर्व कौन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक है? वो सर 3/4 से 1 तक है। 3/4 मतलब क्या? 0.75 से 1 तक। आप मुझे बता सकते हो क्या कि 0.75 से 1 तक के बीच की वैल्यूज़ का GIF कितना होता है? सर उसका GIF होता है 0। तो ये पार्ट बन गया आपका 0, मतलब 0 से 1/2 तक इंटीग्रेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन किसका? 0 का। बात समझ आई? तो हम किसी GIF का इंटीग्रेशन नहीं करते, बस उसे सोचते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और उससे उस न्यूमेरिकल वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं। तो GIF के क्वेश्चंस में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होता है, बात समझ आ रही है क्या? यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर आपकी लिमिट क्या है सर? 1/2 से 1 प्लस अंडर रूट 5/2 तक। ध्यान से सुनना प्लीज़। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये कैसे बिहेव कर रहा है, ज़रा गौर से देखिए। सर जब आपके x की वैल्यू है 1/2 से 1 प्लस रूट 5/2, तो उस दौरान आपका जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आपका जो x है, आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ की है, मुझे एक और पार्ट में इसे ब्रेक करना था, क्योंकि मैं 1/2 से नहीं लूँगा, है ना। आई एम रियली सॉरी, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1/2 से अभी आगे तक कहीं और तक ये 1 आएगा, जो कि मुझे हिस्सा हटाना है, तो मुझे एक और पार्ट ब्रेक करना होगा। ये जस्ट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है, आई एम रियली सॉरी। ये 4 हिस्सों में टूटेगा। 4 कौन से हिस्सों में टूटेगा वो सुनना। देखो, एक हिस्सा 0 से 1/2 तक का, जब ये क्या रहा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन दूसरा हिस्सा अब ये 3/4 से उठना शुरू हुआ है। तो 3/4 से जब उठना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं इसने 1 वैल्यू अटेन करी है। तो 1 वैल्यू एक तो 0 पर अटेन कर रही है
और कब अटेन कर रहा है वो कौन बताएगा? उसको पता करने का तरीका है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को, रियली सॉरी इसमें एक छोटा सा पार्ट मैं मिस कर गया और ऐसा होता है यूजुअली, तो ध्यान रखना है ना, वो ग्राफ देखकर ही समझ आ गया मुझे। आपको भी ऐसे ही क्लिक करेंगी चीज़ें, अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, आप देख पा रहे हो क्या? यहाँ से अगर आप x कॉमन लेते हो तो x माइनस 1 0 है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आती है। एक तो x की वैल्यू 0 जिस पर आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 है, और एक x की वैल्यू 1 और एक जनाब x की वैल्यू 1। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना, आपको बातें समझ आएंगी कि यहाँ पर भी आपका एक कर्व ये होगा, कितना होगा भाई? यहाँ पर भी आपके कर्व की वैल्यू 1 होगी। तो आई एम रियली सॉरी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन होगा कि यहाँ पर जब आप स्प्लिट करोगे, यहाँ पर जब आप स्प्लिट करोगे, मैं थोड़ा सा यहीं लिख देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, बस कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान से सुनना। 1/2 नहीं होगा, ये जो पार्ट है मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मेरे पास जो टर्म्स आएंगे है ना, मैं सारी लिमिट्स दोबारा लिखता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो और मैं अच्छे से इस बात को समझाता हूँ ताकि आप GIF के डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेस्ड क्वेश्चन में घबराए ना। एक और बार आएगा, 4 हिस्सों में टूटेगा, क्यों टूटेगा बस वही मैं अब आपसे सिखाने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx है ना, मैंने पता नहीं क्यों वो मिस किया, पर वो बाद में रियलाइज़ हुआ, अच्छा हुआ। देखो पहले तो आप देखोगे कहाँ से कहाँ तक, ये जो 4 हिस्से हैं ना जनाब, पहले तो इन्हें देख लो, ये 4 हिस्से थोड़े अलग बनेंगे है ना, ये ऑफकोर्स आपका 2 है। पहला हिस्सा आपका होगा 0 से 1/2 या आप कह लें 0 से 1 तक का। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब x 0 से बनेंगे, टेक्निकली सच कहूँ तो 3 ही हिस्से, पर उसमें जो लिमिट है ना वो अलग निकल कर आएगी, बता रहा हूँ कैसे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो f ऑफ x कहाँ से कहाँ तक है? तो सर f ऑफ x आपका 3/4 से 1 तक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो पहला जोन होगा आपका 0 से 1। दूसरा जोन ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 1 से 1 प्लस रूट 5/2 तक है, जब 1 से 1 प्लस रूट 5/2 तक है, तब x आपका कहाँ से कहाँ तक है? तब आपका f ऑफ x जो है जनाब, जो f ऑफ x है वो आपका 1 से 2 तक है। आई होप आपको बात समझ आ रही। तो दूसरा जोन होगा 1 से 1 प्लस √5/2। हिस्से 3 ही होंगे पर यहाँ पर 0 से 1 आएगा बजाय 0 से 1/2 के। तीसरा जोन आप खुद देखोगे कि अब जब आपका x 1 प्लस √5/2 से 2 तक है, उस केस में आपका f ऑफ x 2 से 3 तक है, उस केस में f ऑफ x आपका 2 से 3 तक है, तो 1 प्लस √5/2 से 2। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। अब अगर मैं फाइनली वैल्यूज निकालना शुरू करता हूँ तो ज़रा देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैसे बिहेव कर रहा है? सर जब x 0 से 1 के बीच है ना, तो वो आपका कर्व जो है वो आपका 0 से 1 के बीच है, और 0 से 1 के बीच की वैल्यू का GIF क्या होता है? सर 0 से 1 के बीच की वैल्यू का GIF 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 किसका? 0 का इंटीग्रेशन। सुन रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं। ये कर्व कब? जब x आपका 1 से 1 प्लस √5/2 तक है, जब x आपका 1 से 1 प्लस √5/2 तक है, तो आपका कर्व कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका कर्व 1 से 2 तक है। आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से 2 तक है, 1 से 2 के बीच की वैल्यूज़ का GIF 1 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस कितना? 1 से 1 प्लस √5/2 और किसका? 1। ये बात समझ आई क्या? यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये नेक्स्ट पार्ट निकल कर आता है। ये अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट कहता है 1 प्लस √5/2 से 2 तक अगर आप गए, तो उस केस में 1 प्लस √5/2 से 2 तक आप गए तो आपका जो कर्व है वो आपका 2 से 3 तक है, तो उसका GIF कितना होगा? वो GIF होगा 2, तो हो जाएगा 2। लेकिन ऑफ कोर्स आपकी लोअर लिमिट क्या होगी? 1 प्लस √5/2 और अपर लिमिट कितनी होगी? 2। क्या मैं अब इसे सॉल्व करके अपना आंसर क्लेम कर सकता हूँ? होपफुली यस। 0 का इंटीग्रेशन 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट डजेंट मैटर एट ऑल, डोंट मैटर एट ऑल। अभी यहाँ पे देखा जाए तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो ठीक है सर, x में जब अपर लिमिट पास की तो 1 प्लस √5/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1, तो ये 1 आ गया। एक्सीलेंट, ये तो रही अपनी ये वाली बात। आगे सोचा जाए यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन 2x, अब 2x में अपर लिमिट पास की तो 2 × 2 कितना? सर 2 × 2 हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 4 माइनस, अब आप देखेंगे 2 इंटू लोअर लिमिट, तो 2 इंटू 1 प्लस √5/2, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस √5/2। क्या ये बात आपको समझ आई है? अब आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन सोचे जाते हैं। मैं काम करता हूँ, देखो ये भी 1 प्लस √5/2 है, ये भी 1 प्लस √5/2 है, बस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना? तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव ऑफ कितना? 1 प्लस √5
बाई 2। वहीं दूसरी और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3। अब क्या, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 × 3 कितना 6 - 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 5 - √5/2। तो फाइनली आपका आंसर होगा 5 - √5/2। एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस थॉट कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोचा, जो GIF का क्वेश्चन होकर भी एक आसान सी भाषा में किसी और ही तरीके से सिंप्लीफाई हो गया और हमने उसे अपने तरीके से तोड़ा। और इसमें सारी हेल्प किसने की, याद करो, ग्राफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक, आपकी मैक्सिमा मिनिमा की अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ क्यूमुलेटिवली लगकर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। अगर आपको अब ये सेंस बिल्ड हो रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सोचे जाते हैं और ये स्प्लिट करने वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है कितनी हेल्पफुल, कितनी क्रूशियल है आपके क्वेश्चंस को करने में लेकर। अब ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ एक क्वेश्चन जहाँ पे वो आपको ये प्रूव करने को कह रहा है कि अगर आपका n टाइम्स e रेज्ड टू द पावर -x का जो GIF है, कब, जब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, तो ये वैल्यू आपकी ln मतलब log एट नेचुरल बेस e है ना, किसके, एक log ऑफ n की पावर n/n फैक्टोरियल एट बेस e के इक्वल होगी, जहाँ पे n आपका एक सिंपल सा नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन 1। तो ये बात याद रखना कि n आपका ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर है ना। दूसरी ज़रूरी बात कि ये जो साइन है आपका यहाँ पर, ये आपका GIF को डिनोट कर रहा है। सर अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही अजीबोगरीब सा लग रहा है, इसमें कैसे सोचेंगे? मैं कहूँगा बस स्टेप बाय स्टेप सोचो और स्प्लिटिंग वाली अपनी मेथड या थ्योरम अप्लाई करो, आप खुद सोच पाओगे कि क्या हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जब x 0 से 1 के बीच है, जब x 0 से 1 के बीच है, तो n e⁻ x कहाँ से कहाँ होगा? आप सुन रहे हो मेरा सवाल? मेरा सवाल है कि सर अगर x आपका 0 से 1 के बीच है तो n टाइम्स e⁻ x कहाँ से कहाँ तक होगा? सर दोनों वैल्यूज़ ट्राई करके देखते हैं कि क्या होगा। ज़रा ट्राई करते हैं 0 और 1 पर। 0 और 1 के बजाय अगर मैंने log की टर्म्स में सोचा होता तो, क्योंकि मैं e को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं log की टर्म्स में सोचने की आपको कोशिश करवाता हूँ। मेरी बात सुनना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये कब कब अपनी इंटीग्रल वैल्यूज़ चेंज करेगा। जैसे समझने की कोशिश करो, n कोई ना कोई वैल्यू ले रहा है ग्रेटर देन 1, चलेगा, बस दिमाग में रखना कि 1 से बड़ी कोई वैल्यू है। अब सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जैसे n की कुछ भी वैल्यू है तो ये लिखा हुआ है n टाइम्स e⁻x है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? n टाइम्स e⁻x। मैं आपसे चाह रहा हूँ इनकी मुझे ये बताओ ये कब अपनी इंटीग्रल वैल्यूज़ चेंज करेंगे, मतलब किस किस जोन में ये कैसे कैसे बिहेव करेंगे, मैं ये जान लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो सर एक एक करके चीज़ें समझते हैं। मुझे ये देखना है कि ये कब, अच्छा ऑफ कोर्स e⁻x एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी और n तो एक पॉजिटिव वैल्यू है ही, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि ये 0 से 1 के बीच कब होगा। सुनते जाइएगा, तीनों तरफ n से डिवाइड किया, n पॉजिटिव है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तीनों तरफ n से डिवाइड किया तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ 0 मिल रहा है, यहाँ e⁻x मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर n से डिवाइड किया तो 1/n मिल रहा है। मैंने तीनों तरफ log लिया है ना। अब आप log 0 का तो ले नहीं सकते, बट अप्रोच करते वक्त बता सकते हैं कि अगर 0 को अप्रोच किया जाए तो log 0 किसे अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को। यहाँ log लिया तो -x फ्रंट में आ जाएगा, -x फ्रंट में आ जाएगा, log e बेस e आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब यहाँ log लिया तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/n, और log ऑफ 1/n को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 1 माइनस log n। log 1 हो जाता है 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -log n। जो मैं कर रहा हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना, मज़ेदार सी चीज़ें होंगी। एक छोटा सा काम और करते हैं, मैं पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स सर साइन भी आपका इन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन इन्वर्ट होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो बिना किसी कन्फ्यूजन के? मैं कहीं पर भी कोई भी बात जो कह रहा हूँ वो क्लियरली आपको दिख रही है कि सर जब आपका x फाइनली माइनस इन्फिनिटी से, रियली सॉरी, log n से माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा। ऑफ कोर्स x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से छोटा है। ये कुछ तो गड़बड़ हमने कर दी है, क्योंकि साइन ऐसा क्यों आ रहा है ना। मुझे एक सेकंड थोड़ा सा क्रॉस चेक करने दो। जब मैंने चीज़ें कही हैं तो कहाँ से शुरू किया है, एक सेकेंड। हाँ बस
ये कुछ कहानी ऐसी थी कि हमने n एक पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड किया तो 0/n0, n e टू दी पावर माइनस एक्स 0 से 1 के बीच कब होगा हम ये ढूंढना चाह रहे हैं, बढ़िया है ना, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। तो n से डिवाइड किया तो n से n कैंसिल, ये 1/n। फिर जब log लिया, हम रियली सॉरी है ना, ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी नहीं, मैंने शायद इन्फिनिटी लिख दिया था क्या, आई एम रियली सॉरी, आई एम मेकिंग दैट करेक्शन। पूरा सवाल सही है, बस यहाँ पर वो आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सोचना चाह रहा हूँ वो समझना, और इसी बेसिस पे आप इसका जनरलाइज करके पूरे क्वेश्चन को अगली 2 लाइन्स में खत्म करेंगे, अगर आप इंटेलिजेंटली सोच पा रहे हो तो। सुनना, मैंने शायद यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया था, है ना, आप खुद सोचो, लॉग का ग्राफ याद करो। लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो जब आप 0 की तरफ बढ़ते हो तो log x किसकी तरफ बढ़ता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मैंने शायद प्लस इन्फिनिटी लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर log लिया तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, log e बेस e आपका 1 हो जाएगा। log 1/n, log 1 माइनस log n, log 1 0, तो ये जाएगा माइनस log n। अब सिंपल सी बात, मैं x में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो चीज़ें कैसे हो जाएंगी वो सुनना। ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका क्या, log n। अब चूंकि आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो ये साइंस आपके इन्वर्ट हो जाएंगे। तो x जो है जब log n से इन्फिनिटी होगा उस केस में आपका ये n e की पावर माइनस एक्स 0 से 1 के बीच होगा। तो मैं फाइनली लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, पहला कंक्लूजन। इसी तरीके से अब आप जनरलाइज कर पाओगे अगर आपने चीज़ें इंटेलिजेंटली सोची हैं तो। सर जो x है आपका वो कहाँ से कहाँ तक है, जो x है आपका वो अगर log n से इन्फिनिटी तक है उस केस में आपका जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो फंक्शन है n e टू दी पावर माइनस एक्स वो 0 से 1 तक होगा। पहले तो ये लाइन समझ आई क्या, ठीक है सर। अभी आपने देखा 0 से 1, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कब 1 से 2 होगा। बस 1-2 बार आप निकालोगे आपको पैटर्न क्लिक हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ ये 1 से 2 हो तो 1 से 2 होने का फंडा क्या है, तीनों तरफ log लेते हैं, सॉरी पहले n से डिवाइड करते हैं। तो n से डिवाइड किया तो ये कितना, ये हो जाएगा 1/n, है ना, ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2/n। तीनों तरफ log लिया तो log 1 माइनस log n, log 1 0, तो कितना हो जाएगा ये माइनस log n। सुन रहे हो आप लोग, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई माइनस एक्स, और इसे मैं 2/n ही रख लेता हूँ, मैं इसमें चेंज नहीं करता, इसको मैं लिख लेता हूँ log ऑफ कितना 2/n, क्योंकि log 2 का आप कुछ नहीं कर सकते ना, log 2 ही है, तो इसे ऐसे ही रखते हैं। बेस आपका नेचुरल बेस e है, मैं x में इंटरेस्टेड हूँ सर, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये log n एज इट इज़ x ऐसा आ गया, और ये आ जाता है माइनस ऑफ कितना log ऑफ 2/n। सुन रहे हो आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं है जो कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उस बात से। और सर आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन आपका इन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप कंक्लूड करोगे कि जो आपका x है, जो आपका x है जनाब, वो कहाँ से कहाँ तक है। सर x जो है वो मिनिमम वैल्यू लेगा कितनी, log ऑफ 2/n, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, log ऑफ n। कोई गड़बड़, देखो अब चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं और कैसे अगली स्टेप मिल रही है। आई होप आपको समझ आ रही है। बस एक और लाइन लिखूंगा और आप खुद अब अपने जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ जाओगे कि कैसे आप अपने आंसर की तरफ बढ़ोगे और अपना क्वेश्चन खत्म करोगे। आई होप एक अच्छा ट्रिकी और मज़ेदार क्वेश्चन है अगर आप चीज़ें ठीक से सोच पाते हैं तो। मैं सर ये और ढूंढने में इंटरेस्टेड हूँ कि n e टू दी पावर माइनस एक्स कब 2 से 3 के बीच होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो ना कि ये 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि n एक पॉजिटिव वैल्यू, e की पावर माइनस एक्स भी एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 0 से तो बड़ा ही होगा। अब इस पैटर्न को देखो, बस यहाँ पे हम खत्म कर देंगे, अपना पैटर्न दिख जाएगा और बात खत्म करके खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। सुनते जाइएगा सर। यहाँ पे देखो पहली बात, सीधे सीधे n से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो n से डिवाइड होते ही ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 2/n, है ना, ये बन जा रहा है e टू द पावर माइनस एक्स, और ये बन जा रहा है आपका 3/n। तीनों तरफ log भी ले लेते हैं, क्योंकि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log लेने में कोई बुराई नहीं है, तो ये तीनों तरफ log ले लिया। अब जब log लिया है तो log 2/n को कुछ मत करो, log 3/n को कुछ मत करो, बस ये जो है log e है ना टू दी पावर माइनस एक्स, उसमें बस माइनस एक्स आ जाएगा, और जो साइन है आपका अभी तक तो यही रहेगा। बस अब आप नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, होपफुली नहीं, है ना। जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इस केस में वापस आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आपको बात समझ आई क्या? मतलब कहानी कहाँ से शुरू होगी, log माइनस 3 सॉरी नेगेटिव ऑफ log 3/n से। मैं इसको ठीक से लिखता हूँ ना, नेगेटिव ऑफ log 3/n से आप नेगेटिव ऑफ log 2/n तक जाओगे, है ना। नेगेटिव ऑफ log 3/n से x जो है कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव ऑफ log ऑफ 2/n तक। क्या अब आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो
n टाइम्स e टू द पावर माइनस x का बिहेवियर, क्योंकि मैं फाइनली यहाँ चीज़ें करना चाह रहा हूँ। तो पैटर्न तो हमें समझ आ गया है सर कि पैटर्न कुछ ऐसा चलता चला जा रहा है कि जब 0 से 1 होना है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, जब 1 से 2 होना है इसकी वैल्यू तो x कब से कब तक होगा, या उल्टा कहूँ कि x जब ये से ये होगा तो आपका ये एक्सप्रेशन ये से ये होगा, जब x आपका यहाँ से यहाँ रहा होगा तो आपका n e टू द पावर माइनस x यहाँ से यहाँ रहा होगा। क्या मेरी बातें डाइजेस्ट हो रही है? तो मैं फाइनली इस तरीके से चीज़ें चलाता जा रहा हूँ। मतलब अगर मैं एक और छोटा सा जनरलाइजेशन के नाम पर कंक्लूजन देने की कोशिश करूँ तो इसी तरीके से जो कहानी चलती चली जाएगी, है ना, वो कहाँ तक जाएगी सोचो। एक टर्म आएगी जहाँ पे n e टू द पावर माइनस x जो है आपका, अच्छा इन केस अगर आपको लिखना है कि 2 से 3 ये है तो 3 से 4 में क्या होगा सर, जब 2 से 3 है तो आप जा रहे हो माइनस लॉग 3/n से माइनस लॉग 2/n तक, तो जाहिर सी बात है जब आप 3 से 4 जाओगे तो 3 से 4 में क्या होगा सर, माइनस लॉग 4/n से आप माइनस लॉग 3/n तक जाओगे। क्या ये बात समझ आ रही है? मेरी लैंग्वेज तो कंफ्यूज नहीं कर रही है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ n टाइम्स e टू द पावर माइनस x आपका मान लो n-1 से n तक है, तो क्या ट्विस्ट चल रहा होगा ज़रा वो बताओ। सर कुछ नहीं चलेगा, सेम कहानी। मतलब अब तो मैं कह रहा हूँ अब आप इनइक्वालिटी सॉल्व मत करो, अब आप कॉमन सेंस लगाओ। जब 2 से 3 था तो ये कुछ हुआ, तो n-1 से n होगा तो कहाँ जाएगा सर, पहले तो ये जाएगा आपका कितना, माइनस लॉग n/n तक आप जाओगे, माइनस लॉग n/n से आप जाओगे कहाँ तक जाओगे सर, x को ले जाओगे आप कहाँ तक, माइनस लॉग कहाँ तक भाई, n-1/n तक। क्या मेरी बात समझ आई? अब क्या n/n 1 log 1 0, तो ये कहानी आपकी कहाँ से चल रही होगी सर, ये कहानी आपकी चल रही होगी 0 से कहाँ तक, log ऑफ n-1/n। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप क्या कहोगे, n/n 1 और उसके साथ माइनस कितना 1/n, चाहो तो वैसा लिख लो या ऐसा ही लिखा रहने तो ये भी चलेगा। तो क्या ये पूरी कहानी समझ आई कि 0 से यहाँ गया फिर और गया जाते जाते कहानी ऐसे गई, तो ये आपका ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो और बहुत अच्छे से समझो। x जब 0 से यहाँ तक था तो आपका n की पावर माइनस x यहाँ से यहाँ तक था। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिख रही हैं क्या? अगर नहीं दिख रही हैं तो मैं यहाँ पर इसमें स्प्लिटिंग अप्लाई करने वाला हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सारा क्वेश्चन खत्म होने को अगर मैं इस पार्ट को ठीक से लिख पाया, किसे, 0 से इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n टाइम्स e टू द पावर माइनस x का जो GIF है, इसे हम लिखना चाह रहे हैं। ये आपका पार्ट है, इसे ये ऐसा कुछ प्रूव करना है जो कर लेंगे, पर मैं पहले इस पर बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो कई सारे स्टूडेंट्स को दिख गया होगा कि वो कैसे बन रहा है। मैं पहले कहाँ से कहाँ तक लिखता हूँ, मैं x को लिखता हूँ 0 से कहाँ तक, माइनस लॉग n-1/n तक। आप सुन रहे हो क्या? मैंने पहले x को कहाँ से कहाँ तक लिया, 0 से माइनस लॉग कहाँ तक भाई, n-1/n तक, और यही पार्ट लिया, कौन सा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n टाइम्स e टू द पावर माइनस x dx। फिर आपकी अगली टर्म आएगी, ऐसे चलती जाएगी कहानी। मैं लास्ट की 3 टर्म्स लिख रहा हूँ कि आखिरी में आपके पास जो 3 टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, वो सुनना, बड़े गौर से सुनना और बड़े अच्छे से सुनना है ना, चलता चला जाएगा, आती जाएंगी चीज़ें। जो थर्ड लास्ट टर्म आएगी उसमें क्या आएगा, सुनना ध्यान से। जो थर्ड लास्ट टर्म होगी उसमें x कहाँ से कहाँ तक रखूँगा, माइनस लॉग 3/n से माइनस लॉग 2/n तक। सुनना ध्यान से, यहाँ पर मैं रखूँगा माइनस लॉग 3/n से माइनस लॉग 2/n तक। कौन? यही आपका क्या, n e टू द पावर माइनस x dx, है ना। इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब अगली कहानी कहाँ पर जाएगी सर, माइनस लॉग 2/n से आपके लॉग n तक। सुन रहे हो क्या? ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर आपकी, माइनस लॉग 2/n से आपकी कहाँ तक, लॉग n तक। टेक्निकली वो लॉग n है, या फिर आप उसे लिखना चाहो तो माइनस लॉग 1/n भी लिख सकते हो। जाहिर सी बात है, ये क्या हो जाएगा, log 1 0 माइनस लॉग n माइनस ऑफ माइनस लॉग n प्लस लॉग n, तो वो वही है जो आपका यहाँ पर ये पार्ट लिखा हुआ है। मतलब आप उसे log n कह लें या -1/log n कह लें, एक ही बात है। और फिर आपकी कहानी कहाँ से जाएगी, log n से इन्फिनिटी तक। ये कहानी कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर, ये कहानी आपकी जाएगी, ऑफकोर्स इसमें जो चला रहा है वो क्या है, n e टू द पावर माइनस x dx, है ना। और जो अगली टर्म आएगी वो आपकी यहाँ से कहाँ से, माइनस लॉग 1/n से इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी मतलब क्या आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब टेक्निकली ये आ रहा है माइनस लॉग 0। लॉग 0 क्या होता है, मतलब लॉग 0/n। लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी होता है, तो ये इसलिए आपका यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी लिखा है। आप बात समझ पा रहे हो, किस पर भाई, यही आपके एक्सप्रेशन पर जो है n e टू द पावर माइनस x dx।
अब देखो ध्यान से कैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा और कैसे आप चीज़ें लिखोगे, ये बात सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, जब आपका x 0 से यहाँ तक है, प्लीज सुनिएगा, जब आपका x 0 से यहाँ तक है तो n e की पावर माइनस एक्स n माइनस 1 से n तक है। अरे n एक इंटीजर है ना, जैसे कि n एक इंटीजर है, मान लो 5, तो n e की पावर माइनस एक्स आपका 4 से 5 के बीच में है, तो इसका GIF क्या हो जाएगा 4, यानी n माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन का GIF मैं क्या ले लूंगा n माइनस 1। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे लिए सीधा सीधा क्या बन जाएगा n माइनस 1, है ना। तो मुझे इंटीग्रेट करना है सिर्फ n माइनस 1 को, और लिमिट जो है वो मत भूलना भाई, लिमिट थोड़ा केयरफुली लगाना। लिमिट है सर आपकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से माइनस ऑफ लॉग ऑफ n माइनस 1 अपॉन n तक। क्या ये बात समझ आई? ऐसे कहानी चलती चली जाएगी। अब सुनना ध्यान से, आखिर में जो टर्म्स आएंगी वो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, फाइनल। और एक दो टर्म्स और लिख सकते हो, पर मैं कह रहा हूँ वहीं से आपको चीज़ें दिख जाएंगी। ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर जब माइनस लॉग 3/n से माइनस लॉग 2/n तक आप हो, जब x आपका माइनस लॉग 3/n से माइनस लॉग 2/n तक है, तो n e की पावर माइनस एक्स आपका 2 से 3 के बीच में है, तो इसका GIF 2 होगा। तो क्या मैं सीधे सीधे यहाँ पर अब अपना 2 लिख दूँ? तो यहाँ पर जो आप इंटीग्रेशन करोगे, किसका करोगे, 2 का। ऑफ कोर्स लिमिट जो होगी वो क्या होगी, माइनस लॉग, है ना, 3/n से माइनस लॉग 2/n तक। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऑफ कोर्स अगली टर्म में आप अब देख पा रहे हो चीज़ें कहाँ जा रही हैं भाई। अब आपकी अगली लिमिट क्या रही होगी, माइनस लॉग 2/n से लॉग n तक। उसमें आपका ये एक्सप्रेशन 1 से 2 के बीच है, तो इसका GIF क्या रहेगा 1। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, 1 का। और जो आपकी लिमिट्स होंगी वो क्या चलेंगी भाई, माइनस लॉग 2/n से कहाँ तक, माइनस लॉग 3/n तक। कुछ गलत लिख रहा हूँ, हाँ बहुत गलत लिख रहा हूँ, माइनस लॉग 1/n तक। जो लास्ट टर्म आपकी निकल कर आएगी उसमें आप माइनस लॉग 1/n से इन्फिनिटी तक जा रहे हो। और एक और बात जनाब भूलिएगा मत कि जब ये ऐसा हो रहा है, जब आपका ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन 0 से 1 के बीच है, तो इसका GIF कितना होगा सर, इसका GIF 0 होगा। तो इसे आप लिख सकते हो 0। अब मुझे इसे सॉल्व करना है और देखना है चीज़ें कैसे बनकर आती हैं। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो बिना किसी कन्फ्यूजन के? देखो, n-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, n-1 का इंटीग्रेशन होगा n-1 टाइम्स x, क्योंकि n-1 तो कांस्टेंट है और x की जगह मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखूंगा। तो पहली जो टर्म आपको मिलेगी उसमें n-1 तो मिलना तय है, n-1 मिलना तो तय है, और x की जगह क्या रखूंगा, माइनस लॉग n-1/n, है ना। यहाँ क्या रखूंगा भाई, माइनस लॉग ऑफ कितना, n-1 अपॉन n। आप सुन रहे हो? ऑफ कोर्स प्लस लगा रहा हूँ क्योंकि, फिर से सुनिएगा ध्यान से, जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो n-1 इंटू एक्स है, लोअर लिमिट 0 रखी तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो फिर आपकी अगली टर्म आएगी और ऐसे टर्म्स आती चली जाएंगी। आई होप आपको जनरलाइजेशन दिख रहा है। अगर एक और टर्म जाननी है तो आपको खुद ये पैटर्न दिख रहा होगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या पैटर्न चल रहा है। मतलब और टर्म्स लिखनी है तो लिख लो, कोई बुराई नहीं है, पर मैं आखिरी की 2-3 टर्म्स से खेलना चाह रहा हूँ बजाय शुरुआत की टर्म से, क्योंकि उनमें तो वह एन में कहानी चल रही है जो उल्टा कन्फ्यूज़ करेगी आपको। तो इन टर्म्स को देखना है ना। ऑफकोर्स ये तो 0 है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा इन 2 टर्म्स को देखते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है ना। इस तरीके से जब मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा तो चीज़ें होती चली जाएंगी। कुछ लास्ट की 1-2 टर्म्स की बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे चीज़ें बनेंगी। सुनना ध्यान से, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2x, और 2x में जब लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पास की तो ध्यान से देखना 2x है तो 2 तो है सर, 2 बाहर रखा। अपर लिमिट कितनी है सर, अपर लिमिट है log 2/n, ऑफकोर्स नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस लॉग ऑफ कितना 2/n, और लोअर लिमिट माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ कितना 3/n। सुन रहे हो आप लोग? फिर ऑफ कोर्स आपकी प्लस, आप क्या करोगे भाई, आप लोगे अब अपना नेक्स्ट टर्म क्या है भाई, 1 का इंटीग्रेशन x, और x में जब आप रखोगे तो log 1/n और log 2/n आपके नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे। तो पहले आएगा नेगेटिव साइन के साथ log कितना 1/n, और पॉजिटिव साइन के साथ कितना log 2/n। क्या आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या हो रही हैं और क्या हो रहा है? अगर आपको दिख रहा है पैटर्न तो बड़ी वाजिब सी, सुंदर सी, सॉर्टेड सी बात है। अगर आपको चीज़ें मज़ेदार तरीके से दिख रही हैं तो मेरा कहना है आपको पैटर्न दिख जाना चाहिए कि क्या कैंसिल होगा, क्या जुड़ेगा, क्या हटेगा। आपको कहानी बिल्कुल सुलभ सी कैंसिल होती हुई दिखनी चाहिए काफ़ी हद तक, अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं तो। जैसे ठीक लगे वैसे करिए। देखो आप ध्यान से,
यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है। इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या रही होगी वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पूरा पैटर्न अब मैं दिखा पाऊँ। मैं इस पूरे सीक्वेंस को एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ आपके सामने ताकि आप चीज़ें जान पाएँ। तो सुनिएगा ध्यान से, पूरे सीक्वेंस में अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये क्या आएगा, माइनस लॉग 1/n प्लस लॉग 2/n। सुनना ध्यान से, है ना, क्योंकि आपको चीज़ें ठीक से दिखें इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, माइनस लॉग 1/n प्लस लॉग 2/n। आई होप ये टर्म आपको सॉर्टेड सी समझ आ रही। फिर आपको 2 टाइम्स दिखेगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ -2 टाइम्स लॉग 2/n, है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या भाई, -2 टाइम्स लॉग 2/n प्लस 2 टाइम्स लॉग 3/n। आई होप आपको दिख रहा है, 2 टाइम्स लॉग 3/n। अब इसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, क्या वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है? आई होप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अगली टर्म आएगी सर वो जो होगी आपकी, गौर से सुनिएगा, जो नेक्स्ट टर्म आएगी, देखो ये नेगेटिव में चल रहा है 1/n 2/n, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 था, अब 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा -3 टाइम्स कितना लॉग, है ना, ऑफकोर्स कितना 3/n प्लस, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपका 3 टाइम्स लॉग, आई होप आपको समझ आ रहा है कितना 4/n। और इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। जो फाइनल टर्म आएगी वो क्या होगी आपकी, ये वाली -n-1 टाइम्स log n-1/n, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, आई एम रियली सॉरी, जो फाइनल टर्म आएगी वो भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या भाई, -n-1 टाइम्स log ऑफ कितना, आई होप आपको दिख रहा है कहाँ चीज़ें जा रही हैं, n-1/n। क्या ये पूरा पैटर्न समझ आ रहा है? क्या ये पूरा पैटर्न दिख रहा है? अब देखो ज़रा आराम से और अच्छे से और सुकून से, आपको खुद मज़ेदार सी चीज़ें दिखेंगी। सर देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन का कंक्लूजन में लिख रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि यहीं पर चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। पहले दिखेगा -log 1/n। अब देखो -2 log 2/n प्लस log 2/n, तो शैलाई से ही हो जाएगा -log 2/n। फिर क्या, -3 log 3/n प्लस 2 log 3/n, तो कितना हो जाएगा -log 3/n। क्या आपको कहानी समझ आ रही है? ऐसे करते करते कहानी चलती चली जाएगी। जैसे अगली टर्म अगर प्रेडिक्ट करनी है तो क्या होगी, -log 4/n। और इस तरीके से जो कहानी चलती चली जाएगी वो इस तरीके से आएगी कि ऑफकोर्स यहाँ पर भी क्या दिखेगा, -log n-1/n। तो जो आखिरी टर्म होगी वो क्या होगी, माइनस, है ना, ऑफकोर्स क्या, log n-1/n। क्या ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है, बिना किसी तकलीफ या परेशानी के? और इसकी अगली स्टेप अगर मैं लिखूं तो सोचो ध्यान से, सब में से अगर एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया गया होता, सब में से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले गया होता तो ये सब क्या हो चुके होते, पॉजिटिव। और ये सब कुछ अगर पॉजिटिव होते तो log m प्लस log n, ये सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो नेगेटिव साइन तो बाहर रहा लेकिन अंदर क्या रहेगा, log, और इन सब का प्रोडक्ट। इन सब का प्रोडक्ट क्या कहेगा, न्यूमरेटर में 1 × 2 × 3, कहाँ तक, n-1 तक, और डिनोमिनेटर में n, तो n × n कहाँ तक, ऑफकोर्स n तक, पर कितनी बार, n-1 टाइम्स। कुछ समझ आ रहा है कैसे चीज़ें हो रही हैं? पर सर आपका जो जवाब है, आपका जो फाइनल सोल्यूशन है वो तो कुछ और कह रहा है, वो तो कुछ और कह रहा है। तो मेरा कहना है इस पे भी बात कर लेंगे। आप ज़रा गौर से देखो कि आपको नहीं दिख रहा कि सर एक लाइन में आपका क्वेश्चन अब खत्म हो सकता है अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करें तो। पहले तो ये बताओ, पहले तो मैं इस नेगेटिव साइन से निजात पाने से अच्छा ये करता हूँ, क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। देखो जब यहाँ n से मल्टीप्लाई किया और यहाँ n से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ वो सुनना। अब ये जो डिनोमिनेटर में n मल्टीप्लाई हो रहा है वो n टाइम्स हो रहा है, अभी तक n-1 टाइम्स हो रहा था, अब ये n टाइम्स हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में n की पावर n आ गया। ये 1 × 2 × 3 टिल n, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल होता है। अच्छा मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ, आपको ये पता है क्या, -log a/b को मैं log b/a लिख सकता हूँ? आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये पार्ट न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में है n की पावर n, डिनोमिनेटर में है आपका n की पावर n, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। और न्यूमरेटर में है n फैक्टोरियल, तो वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और मेरे ख्याल से शायद उसने आपसे यही मांगा था। क्वेश्चन लेंदी था, क्वेश्चन ट्रिकी था, पर अगर आपने ठीक से सोचा, अगर आपने हर एक स्टेप को अच्छे से परफॉर्म किया तो ये क्वेश्चन यकीनन तौर पर एक मुश्किल सवाल नहीं है अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सोचा जाए तो।
क्या ये क्वेश्चन समझ आया पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी एक एक स्टेप बहुत सहूलियत के साथ? अगर समझ आया है तो मूव करते हैं आज के आपके अगले क्वेश्चन पर, जो मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करें। सर ये तो बहुत अजीबोगरीब, बहुत डरावना और बहुत भयानक लग रहा है। तो इसमें मैं आपको एक महज छोटी सी हिंट दूंगा कि पहले तो इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना, क्योंकि यहाँ पे 2 सिनेरियोज आपको कंसिडर करने होंगे। पहला सिनेरियो, जब x आपका, देखो √3 यानी 1.732, तो एक सिनेरियो जब x आपका 0 से 1 तक है और एक सिनेरियो जब आपका x 1 से √3 तक है। आगे की कहानी आप खुद ट्राई करना, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें अप्लाई होनी है वो आपको कहीं ना कहीं सिखाई या बताई गई हैं, या आपने कहीं ना कहीं उसे अप्लाई करना सीखा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और याद आ रही हैं। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब x आपका 0 से 1 के बीच होता है, आई रिपीट, जब x आपका 0 से 1 के बीच होता है, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका कौन सा, साइन इनवर्स, आई होप आपको दिख रहा है, 2x अपॉन कितना, 1 + x²। आई होप आप समझते हो, ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है आपके साइन 2 थीटा के साथ, सॉरी साइन 10 थीटा से अगर आप रिप्लेस कर दे तो ये 2 tan इनवर्स x में आपको चीज़ें क्रिएट करके दे देगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², है ना। अगर इसका प्रूफ आपको जानना है कि ये 2 tan इनवर्स x कैसे बन रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे तब आपको इस बात की बहुत अच्छे से आराम से जानकारी होगी कि ये 2 tan इनवर्स x कैसे बना। वहीं दूसरी ओर एक समस्या है। समस्या क्या है कि अगर सर x आपका 1 से बड़ा हो, अगर x आपका 1 से बड़ा हो, तो उस केस में जो आपका ये है साइन इनवर्स ऑफ कितना, 2x अपॉन 1 + x², ये सीधे सीधे 2 tan इनवर्स x नहीं लिखा जा सकता। तो इसका जो फिर उस केस में फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है आपका 2 टाइम्स cot इनवर्स x। ये जो दोनों बातें मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं समझ आएंगी। बस इनके लिए इतना पेशेंस रखिए कि जिस दिन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ना, उस दिन आपको ये दोनों बातें बहुत आराम से स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों करना ज़रूरी है। अब जब कुछ ऐसा बनकर आ चुका है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा। कैसे सर, पहले तो मैं 0 से √3 को तोड़ूंगा 0 से 1 में, तो मेरे लिए पहले सवाल बनेगा 0 से 1, 1 अपॉन 1 + x² साइन इनवर्स ऑफ कितना, अच्छा बाय द वे मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर दूँ क्या कि सर साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x² को आप इस केस में क्या लिखोगे, 2 टाइम्स tan इनवर्स x। सुन रहे हो आप लोग। दूसरा जोन जो बन जाएगा वो होगा आपका 1 से √3। बस यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं और यहाँ पर इसीलिए उनका आंसर सही नहीं आता, 1 अपॉन 1 + x²। और ऑफ कोर्स ये जो बन जाएगा ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स, है ना, cot इनवर्स x। आई होप इसके आगे अब आपको महज अपना सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करना है और आंसर आ जाएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी हम इसमें नहीं जाते हैं और उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वाले पार्ट को मैं स्किप करते हुए बस ये कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि इसे थोड़ा ऐसे सोचना होगा। क्यों? क्योंकि ये हम ITF में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर इसे ऐसा सोच पा रहे हैं तो आई होप मुझे अब सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि tan इनवर्स x को क्या मानना है तो क्या क्या दिख जाएगा, cot इनवर्स x को क्या मानना है तो क्या मुझे क्या दिख जाएगा। क्वेश्चन अगली 2 लाइन्स में ख़त्म हो जाएगा अगर आप सोच पा रहे हो तो। मेरा बस आपको ये याद दिलाना मोटिव है कि क्या आप समझ पा रहे हो कि आपके पास ये स्प्लिटिंग वाली मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और आंसर्स कैसे लाए जाते हैं। आज का पहला असाइनमेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा असाइनमेंट क्वेश्चन, तीसरा असाइनमेंट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स फोर्थ यानी नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, और ये रहा आपका आज का 5th असाइनमेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ साथ हम करेंगे ये लेक्चर यहाँ पर एंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।